सलोनी और निशा आज टाइम से उठ गए थे। सलोनी रेडी हो रही थी, तब तक निशा नीचे चाय पीने चली गई थी। वही होटल के रेस्टोरेंट में एक टेबल पर बैठ गई और आयुष से मैसेज पर बात करने लगी। हाय मैम, आपकी वो फ्रेंड नहीं आई चाय पीने? होटल के उसी मैनेजर ने निशा से आकर पूछा। इसको क्या मतलब, ये बड़ा जासूस बन रहा है। निशा ने मन ही मन कहा, नहीं वो सो रही है और आप इतना ध्यान मत दीजिए, अपने काम से काम रखिए। निशा ने उसे लतेड़ दिया। मैनेजर मुंह बिगाड़ता हुआ चला गया। सलोनी तैयार होकर नीचे आई। उसने आसमानी रंग का सूट पहना था, बहुत प्यारी लग रही थी। आते टाइम सलोनी ने मैनेजर को उसे घूरता पाया तो सलोनी ने भी उसको आंखें दिखा दी। मैनेजर चुपचाप चला गया। सलोनी को लगा वो सुधर गया। निशा और सलोनी दोनों स्कूल के लिए निकल गईं। तूने क्या सोचा, फिर माहिर को एक मौका देगी? निशा ने रास्ते में चलते हुए पूछा। तू पागल है निशा, एक ही बात के अलावा तुझे कुछ सोचता नहीं है, सलोनी ने चिढ़कर कहा। निशा को उस टाइम चुप रहना ही सही लगा। शायद टाइम के साथ सब सही हो जाएगा, सोचकर शांत हो गई। दोनों स्कूल पहुंच गई थीं और क्लास में जाकर बैठ गईं। 1 घंटे बाद निशा के मोबाइल पर आयुष का मैसेज आया। लॉन्ग ड्राइव पर चलोगी शाम को, सिर्फ तुम और मैं? नहीं, सलोनी अकेली हो जाएगी, मैं नहीं आऊंगी। ठीक है, मैं ही पागल हूँ जो आपके साथ अकेले में टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। निशा को भी गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में फोन पटक दिया। सलोनी ने फोन ले लिया और मैसेज पढ़ लिए। सलोनी ने चुपके से हाँ 1 बजे मुझे लेने आ जाना का मैसेज कर दिया। निशा का ध्यान क्लास में लगा हुआ था। स्कूल खत्म करने के बाद दोनों होटल पर आ गए और सलोनी के रूम में आकर पसर गए। तैयार हो जा जल्दी से और कुछ सेक्सी सा पहन लेना, सलोनी ने निशा की तरफ आंख मारते हुए कहा। क्यों, क्या हुआ? निशा ने हैरानी से पूछा। आयुष तुझे लेने आ रहा है, 1 बजे लॉन्ग ड्राइव पर जाने के लिए रेडी हो जाओ मैडम, सलोनी ने निशा को छेड़ते हुए कहा। सब करतूत तेरी है ना, तू अकेली हो जाएगी, तुझे छोड़कर कहाँ जाऊं? निशा ने मासूमियत से कहा। थप्पड़ खाएगी? तू एक बात बता, तुम रिलेशनशिप में हो, अकेले टाइम स्पेंड नहीं करोगे तो एक दूसरे को समझोगे कैसे? मेरा क्या है, तेरे जाने के बाद मैं बिस्तर पर पड़ जाऊंगी, तू अब जा और रेडी हो जा, सलोनी ने निशा को समझाते हुए कहा। ठीक है, जाती हूँ, सिर्फ तेरे कहने पर, वरना उस आयुष की तो मैं बैंड बजा दूं, निशा ने दांत दिखाते हुए कहा और रेडी होने के लिए अपने रूम में चली गई। तैयार होकर जैसे ही निशा आई, सलोनी तो उसे देखती ही रह गई। येलो क्रॉप टॉप और शॉर्ट्स में बहुत ही धांसू दिख रही थी, बाल भी खोल रखे थे। मैडम, आज तो जैसलमेर पर बिजली गिरा दोगी, और तुझे पहले तो इन कपड़ों में कभी नहीं देखा, पहनकर अच्छी लगती है, सलोनी ने खुश होते हुए कहा। अरे उदयपुर में कहाँ मम्मी पापा ऐसी ड्रेस पहनने देते हैं, वो तो मैं चुपके से लेकर आ गई, सोचा यहाँ अपनी तमन्ना पूरी करूंगी ऐसे कपड़े पहनकर, सलोनी ने आंख मारते हुए कहा। लगभग 1 बजे आयुष होटल पहुंच गया था। उसने निशा को नीचे आने के लिए फोन किया और फिर माहिर को कॉल किया। सुन, हम लोग निकल रहे हैं, तुझे जैसा समझाया था बिल्कुल वैसे ही करना, अपने प्लान में कुछ भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, आगे तू अब संभाल लेना, कहकर आयुष ने फोन कट कर दिया। माहिर सोच में डूब गया। आज का दिन उसने और आयुष ने जैसा प्लान किया था वैसा नहीं गया तो क्या होगा। बस भगवान से ही मांग रहा था कि आज सब कुछ अच्छे से हो जाए। निशा नीचे आ गई थी। आयुष के तो आज सच में होश उड़ गए थे। निशा को इन कपड़ों में देखकर उसने निशा के लिए कार का गेट खोला। आज बहुत सुंदर लग रही हो, आयुष ने निशा की आंखों में देखते हुए कहा। थैंक यू, अब गाड़ी चलाओगे? मुझे जल्दी भी आना है, सलोनी अकेली है और मुझे अच्छा नहीं लग रहा उसे ऐसे अकेले छोड़कर जाना, निशा ने कुछ मायूस होते हुए कहा। किसने कहा वो अकेली है, उसका इंतजाम करके आया हूँ मैं, आयुष ने आंख मारते हुए कहा। मतलब समझी नहीं मैं, निशा ने कुछ आश्चर्य से पूछा। माहिर संभाल लेगा उसे। हाय मेरा भोलू राम, कितना सीधा समझती थी, आप तो स्मार्ट निकले, निशा ने कहा और आयुष के गाल पर एक किस कर दी। आयुष शर्मा गया। उसने गाड़ी स्टार्ट करी और दोनों लॉन्ग ड्राइव पर निकल गए। माहिर के दिमाग में प्लान रेडी था। वो सोच रहा था
कि सब अच्छे से हो जाए। आज उसने अपना पसंदीदा डेनिम शर्ट पहना था, उसके ऊपर काली जीन्स किसी हीरो से कम नहीं लग रहा था। तैयार होने के बाद एक बार फिर उसने अपने आप को कांच में देखा। थू थू, किसी की नजर न लगे हमें, कहकर हंस दिया। उधर सलोनी के पास कुछ था नहीं, तो उसने घर पर फोन लगाया और उसकी मम्मी से बात करने लगी। कुछ देर बात करने के बाद वो सोने चली गई। हल्की नींद लगी ही थी कि उसके रूम में नॉक हुआ। वो मन महसूस कर दरवाजा खोलने उठी। उसने जैसे ही दरवाजा खोला, हैरान रह गई। माहिर फूलों का गुलदस्ता लिए दरवाजे पर खड़ा था। माहिर जी, आप यहाँ ऐसे? सलोनी ने थोड़ी हिचकिचाहट से कहा। वो ये आयुष ने निशा के लिए ये गुलदस्ता लाने के लिए भेजा था सुबह, जब वो नाराज हो गई थी, लेकिन तब हम बिजी थे और फोन भी ऑफ हो गया था, इसलिए अभी लेकर आ गया। कहाँ है निशा? माहिर ने नाटक करते हुए कहा। आयुष और निशा तो लॉन्ग ड्राइव पर गए हैं थोड़ी देर पहले, और आप ऐसे दरवाजे पर क्यों खड़े हैं? अंदर आ जाइए। सलोनी ने माहिर को अंदर आने का इशारा करते हुए कहा। हमारा फोन ऑफ था, हो सकता है उसने कॉल किया हो और हमारा फोन लगा ही नहीं हो, माहिर ने सलोनी से कहा। हाँ, ये हो सकता है, पर अच्छा हुआ दोनों के बीच सब सही हो गया, आपके फूल भी बच गए, कहकर सलोनी हंसने लगी। हाँ, वो तो है। वैसे आप यहाँ अकेली क्या कर रही हैं? चलिए हम दोनों भी घूम आते हैं, आपको अच्छी सी जगह दिखाते हैं हम, माहिर ने सलोनी की तरफ देखते हुए कहा। हाँ जी चलिए, वैसे भी अकेले बोर हो रही थी, सलोनी ने जवाब देते हुए कहा। ठीक है, मैं नीचे आपका वेट करता हूँ, आप जल्दी से तैयार हो जाइए, माहिर ने वहाँ से उठते हुए कहा। माहिर, ये गुलदस्ता तो लेते जाइए, अब इसका क्या काम यहाँ? सलोनी ने माहिर को पीछे से आवाज लगाते हुए कहा। आप रख लीजिए, वैसे भी अब वह दुकानदार वापस नहीं लेगा, कहकर माहिर चला गया। माहिर अंदर ही अंदर बहुत खुश था। उसका लाया हुआ गुलदस्ता सही हाथों में जो पहुंच गया था। माहिर वहां से निकलकर रिसेप्शन काउंटर पर आ गया था। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हो आप? रिसेप्शनिस्ट ने माहिर से कहा। गुड मॉर्निंग, हम अच्छे हैं। वैसे आपने जो भी किया है हमारे लिए, उसके लिए बहुत शुक्रिया। आपका बहुत योगदान है सलोनी और हमें मिलाने में, माहिर ने रिसेप्शनिस्ट का शुक्रिया अदा करते हुए कहा। नहीं सर, आप ये क्या बोल रहे हैं? आप इतना करते हैं हमारे लिए, इतना तो हम कर सकते हैं, और बस आप जल्दी से सलोनी मैम को अब हमारी भाभी बना दीजिए, रिसेप्शनिस्ट ने खुश होते हुए कहा। वो भी जल्दी होगा, कहकर माहिर के गाल लाल हो गए। सर और मैम वापस कब आ रहे हैं, कुछ पता है आपको? रिसेप्शनिस्ट ने माहिर से पूछा। शायद नेक्स्ट वीक तक आ जाएंगे, माहिर ने कुछ गंभीर होते हुए कहा। उधर सलोनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या पहने। बहुत देर सोचने के बाद उसने एक रेड कलर की कुर्ती उठाई और नीचे ब्लू जीन्स डाल दी, आंखों में काजल लगाया और बाल खुले छोड़ दिए। निकलने से पहले खुद को एक बार कांच में देखा, उसे कुछ मिसिंग लगा। अरे कान में तो कुछ पहना ही नहीं, कहकर उसने छोटी छोटी बालियां कान में डाल दी और नीचे आ गई। माहिर सलोनी को लाल कलर में देखकर बहुत खुश हुआ। हाय हमारी परी, लाल कलर में इतनी खूबसूरत लग रही है, जल्दी ही लाल जोड़े में देखेंगे आपको, माहिर ने खुद से कहा। सलोनी सीधा माहिर के पास आ गई, जो कि अभी तक उसके ख्यालों में खोया हुआ था। माहिर चलें, सलोनी ने माहिर की तरफ देखते हुए कहा। माहिर अलग ही ख्वाब बुन रहा था, उसे होश ही नहीं था कि सलोनी उससे कुछ कह रही है। माहिर, कहाँ खोए हुए हैं आप? सलोनी ने उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाते हुए कहा। माहिर को एकदम से होश आया, वो अपने ख्यालों से बाहर आ गया। अरे आ गई आप, चलिए हम चलते हैं, माहिर ने सलोनी की तरफ देखते हुए कहा। मैं तो कब से आ गई थी, आप ये पता नहीं कौन से सपने में खोए हुए थे, सलोनी ने मासूमियत से कहा। हाँ, आपके ही सपने देख रहे थे, माहिर ने बड़बड़ाते हुए कहा। कुछ कहा आपने? सलोनी ने हैरानी से माहिर की तरफ देखते हुए कहा। जी नहीं, कुछ नहीं कहा हमने, माहिर ने हड़बड़ाते हुए कहा। दोनों होटल से बाहर निकल आए। सलोनी और माहिर को जाते हुए उनका मैनेजर देख रहा था। उसने गुस्से से दीवार पर अपना हाथ दे मारा। सलोनी, आज ऑटो कर लें, वो एक्चुअली आज हम कार नहीं ला पाए, वो सुबह से ही कार आयुष के पास थी और हमारा फोन भी ऑफ है, तो हम कुछ इंतजाम भी नहीं कर पाए, माहिर ने अपनी बेबसी जाहिर करते हुए कहा। अरे कोई बात नहीं,
हम लोग ऑटो कर लेते हैं। वैसे भी उदयपुर में ऑटो में बैठने का मौका ही नहीं मिलता, सलोनी ने माहिर से कहा, जिसके चेहरे पर अब थोड़ी संतुष्टि थी। दोनों ने एक छोटा ऑटो कर लिया मेन रोड से। माहिर ने ऑटो वाले को जगह का नाम बताया और दोनों उसमें बैठकर उस जगह के लिए निकल गए। दोनों चुपचाप बैठे थे अलग अलग कोने में। दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या बात करें। माहिर छुप छुप कर सलोनी को कभी देख लेता। तभी सामने उन्हें एक प्रेग्नेंट लेडी दिखी, साइड में जो ऑटो को रोकने का इशारा कर रही थी। चूंकि ऑटो प्राइवेट था इसलिए ऑटो वाले ने रोका नहीं, लेकिन माहिर ने ऑटो वाले को रोकने के लिए बोला। उसे अच्छा नहीं लगा इस हालत में किसी लेडी को इग्नोर करना। आप अंदर आ जाइए, हम दोनों एडजस्ट कर लेंगे, माहिर ने कहा। जैसे ही ऑटो उस लेडी के पास आकर रुका, थैंक यू सो मच। बहुत से ऑटो इग्नोर करके आगे बढ़ गए थे। इस हालत में खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। उस लेडी ने बैठते हुए कहा। लेडी एंट्रेंस के कॉर्नर सीट पर बैठी थी, सलोनी बीच में और माहिर दूसरे कॉर्नर पर। सलोनी और माहिर अब एकदम सटकर बैठे थे। दोनों के कंधे और पैर पास पास थे। दोनों को ही असहजता महसूस हो रही थी। आप दोनों हस्बैंड वाइफ हैं क्या? उस प्रेग्नेंट लेडी ने पूछा। माहिर और सलोनी दोनों एक साथ बोल पड़े, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों दोस्त हैं। सॉरी, आप दोनों को देखकर ऐसा लगा। आई एम सॉरी, लेडी ने माफी मांगते हुए कहा। कुछ देर आगे चलकर वो लेडी उतर गई। उसने पैसे देने चाहे तो माहिर ने मना कर दिया। सलोनी को माहिर का ये रूप बहुत अच्छा लगा। निशा ने सही कहा था, माहिर सबकी रिस्पेक्ट करता है। सलोनी ने सोचा। लेडी थैंक यू कहकर चली गई। लीजिए सर, हम पहुंच गए, ऑटो वाले ने ऑटो को रोकते हुए कहा। दोनों ऑटो से उतरे। माहिर ने ऑटो वाले को पैसे दिए। माहिर और सलोनी आगे चल दिए। हम गढ़सीसर झील जा रहे हैं। ये कृत्रिम पानी का जलाशय है जिसे 14वीं सदी के दौरान राजा महवाल गढ़सी ने निर्मित करवाया था। झील के किनारे पर कई छोटे मंदिर बने हैं। आपको पता है, पर्यटक झील पर कई प्रवासी पक्षियों को देख सकते हैं। माहिर ने सलोनी को झील के बारे में बताते हुए कहा। सलोनी और माहिर प्रवेश द्वार पर पहुंच गए थे। सलोनी बड़े ध्यान से सब देख रही थी। उसने देखा कि झील का प्रवेश द्वार तिलोन की पोल के जरिए था। इसके मेहराबों को शानदार और कलात्मक ढंग से पीले बलुआ पत्थर से बनाया गया था। तिलों के पोल को हिंदू देवता विष्णु की मूर्ति से सजाया गया था जो 1908 में स्थापित की गई थी। उसे ये सब बड़ा रोमांचक लग रहा था। दोनों अंदर पहुंच गए। बहुत ही सुंदर नजारा था। लोग झील में बोटिंग कर रहे थे, कुछ सेल्फी में बिजी थे। माहिर और सलोनी वहां बने घाट पर बैठ गए। आपको बोटिंग करनी है? माहिर ने सलोनी से पूछा, जो सामने झील को देख रही थी। नहीं, मुझे नहीं करनी, यहीं बैठते हैं ना, बहुत शांति है। सलोनी की नजर अभी भी सामने थी। सलोनी की नजर सामने थी और माहिर की नजर सलोनी पर। सलोनी के चेहरे पर आया सुकून माहिर को बहुत अच्छा लग रहा था। वो एकटक उसे ही देखे जा रहा था। थैंक यू माहिर, आप मुझे इतनी सुंदर जगह लेकर आए, बहुत शांति है यहाँ, सलोनी ने माहिर की तरफ देखते हुए कहा। हमने आपसे झूठ कहा था सलोनी, हम निशा को कोई फूल देने नहीं आए थे, बस हम आपसे मिलने आए थे। आपका नंबर नहीं था हमारे पास और हम किसी और से आपका नंबर नहीं लेना चाहते थे जब तक आप नहीं देती। माहिर ने अपना सारा झूठ बता दिया। सलोनी को पता नहीं माहिर का झूठ बोलना बिल्कुल नहीं खला। वो बस जवाब में मुस्कुरा दी। माहिर को अब हल्का महसूस हो रहा था। दोनों शांत बैठे दूर डूबते हुए सूरज को देख रहे थे। कहते हैं डूबते सूरज को कभी नहीं देखना चाहिए, नेगेटिव वाइब्स आती है, लेकिन मैं हमेशा डूबते सूरज को ही देखना पसंद करती हूँ क्योंकि डूबता सूरज एहसास करवाता है कि अगर वो डूब रहा है तो दोबारा रोशनी लेकर आएगा। सलोनी ने माहिर की तरफ देखते हुए कहा। माहिर को सलोनी की ये बात बहुत अच्छी लगी। उसके दिल में सलोनी के लिए और प्यार बढ़ गया। पास में बहुत सारे मंदिर हैं, आप देखना चाहेंगी? माहिर ने सलोनी से पूछा। सलोनी ने हाँ में जवाब दिया। दोनों उठकर पास ही बने मंदिर गए। माहिर बाहर ही रुक गया। आप अंदर क्यों नहीं आ रहे? सलोनी ने हैरानी से कहा। आप जाइए, हम यहीं खड़े हैं, हमारी इनसे बनती नहीं है। माहिर ने सलोनी से बिना नजरें मिलाए कहा। सलोनी माहिर को इस वक्त कुछ सवाल करके ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी। वो अकेली अंदर चली गई। मंदिर बहुत सुंदर था। कुछ देर बाद सलोनी बाहर आ गई। माहिर वहीं इंतजार कर रहा था। दोनों चुपचाप आगे चल दिए। माहिर सलोनी को एक रेस्टोरेंट में लेकर गया जो झील किनारे था। दोनों ने खाना ऑर्डर किया।
हमें मालूम है आपके दिमाग में क्या चल रहा है कि हम भगवान में क्यों नहीं मानते। माहिर ने सलोनी की नजरें पढ़ते हुए कहा। ऐसा कुछ नहीं है माहिर, सलोनी ने नजरें चुराते हुए कहा। वक्त आने पर सब कुछ बता देंगे हम। वैसे आपके घर में कौन कौन है? माहिर ने बात बदलते हुए कहा। पापा हैं जो मुझे बहुत प्यार करते हैं, मम्मी हैं जो मेरी दिन भर चिंता करती रहती हैं, भैया हैं जो दिन भर ताने देते रहते हैं, भाभी हैं जो बहुत ख्याल रखती हैं। भैया भाभी दोनों बॉम्बे रहते हैं। सलोनी ने सबके बारे में बताते हुए कहा। भैया ताने क्यों देते हैं? माहिर ने पूछा। जो भी हमने किया, जो भी हमारे साथ हुआ, उस बात को लेकर। सलोनी ने कुछ खोए हुए कहा। क्या हुआ आपके साथ? माहिर ने हैरानी से पूछा। सलोनी को समझ नहीं आया कि उसने माहिर के सामने इस बात का जिक्र कैसे कर लिया। क्या हुआ सलोनी, बोलो, क्या हुआ था आपके साथ? माहिर ने फिर पूछा। सलोनी के मुंह से बोल नहीं फूट रहे थे। उसने लंबी सांस ली और कहना शुरू किया। माहिर, अब जो मैं आपको कहने जा रही हूँ उसके लिए मुझे जज मत करना प्लीज। तो सुनिए, बात उन दिनों की है जब मेरे भैया की शादी थी, मतलब 2016 की। तब मैं 20 साल की थी और ग्रेजुएशन के दूसरे साल में थी। भैया की शादी के रिसेप्शन में मुझे एक लड़का दिखा। मैंने सोचा इसे मैंने यही तो देखा है, पर फिर इग्नोर कर दिया। फिर सोशल मीडिया पर मैंने भैया की शादी की कुछ तस्वीरें डाली। अगले दिन मुझे उस लड़के की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। मैंने सोचा ये तो वही लड़का है। मैंने उस लड़के की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया। हमारी बातें शुरू हुई। उसने मुझे बोला कि शादी में मैं बहुत अच्छी लग रही थी। उसने बताया कि वो मेरे घर के पीछे वाली कॉलोनी में रहता है। हमारी फिर रात भर बातें होने लगी। उसके बाद हम 2-3 बार मिले भी। लगभग 6 महीने बाद उसने मुझे प्रपोज किया। तब तक मैं भी उसे पसंद करने लगी थी। मैंने हाँ कर दिया। मुझे लगा एक ही कास्ट है तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। हम दोनों अब रिलेशनशिप में आ गए थे। वह बहुत केयर करता था मेरी, प्यार भी बहुत करता था। उसके पेरेंट्स, उसके फ्रेंड्स, सबको मेरे बारे में पता था। मेरा उसके घर में भी आना जाना शुरू भी हो गया था। हमारे बीच वो सब होने लगा जो एक लड़की और लड़के में होता है। मुझे वो सब पसंद नहीं था, लेकिन उसके कहने पर मैंने सब करा। फिर कुछ टाइम बाद उसकी फैमिली मुझे बार बार शादी के लिए परेशान करने लगी। मेरी हालत मेरी फैमिली से छुप नहीं पाई। उन्होंने मेरी इस हालत का कारण पूछा। मैंने उन्हें सब बता दिया। तब सिर्फ मम्मी और पापा ही थे। पापा ने कहा मुझे कोई तकलीफ नहीं है, पर पहले अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, तभी मैं उसकी फैमिली से जाकर बात करूंगा, उससे पहले नहीं। ये बात मैंने उसकी फैमिली को बताई, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे। उन्हें लगा मैं झूठ बोल रही हूँ। उसकी फैमिली ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी। उसने मेरे लिए कोई स्टैंड नहीं लिया। उसने भी मुझसे बात करना बंद कर दिया था। कुछ महीनों बाद उसकी शादी हो गई थी। मैं दुखी रहने लगी थी, पर धीरे धीरे उभर रही थी कि तभी उसका एक दिन मैसेज आया कि वो उस लड़की के साथ खुश नहीं है। उसके बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ है और उसको जल्द ही डिवोर्स दे देगा और मेरे पास वापस आ जाएगा। मैंने उसको समझाया कि उस लड़की की जिंदगी बर्बाद ना करे, पर वो नहीं माना। मैं उसकी बातों में आ गई। हम फिर से बातें करने लगे। मैं वापस उसके साथ एक होने के सपने देखने लगी। वो बार बार मुझे किसी होटल में मिलने के लिए बोलता और कहता कि वापस वो ही सब करते हैं और वो मेरे बिना रह नहीं पा रहा। लेकिन इस बार मुझे उसकी नीयत सही नहीं लगी और मैंने हर बार उसकी बात को टाल दिया कि तभी मुझे कहीं से पता पड़ा उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है। मैं उस दिन पूरा टूट गई। मुझे समझ नहीं आया कि मेरे साथ क्या हो गया। मैंने उससे पूछना चाहा तो उसने मुझे हर जगह से ब्लॉक कर दिया। मैं कभी उस चीज से निकल नहीं पाई। मेरी फैमिली को लगता है कि उससे शादी न होने के कारण मैं दुखी रहती हूँ, लेकिन ये बात मैं ही जानती हूँ कि उसका धोखा मेरे दिल को पूरा खोखला कर चुका है। उसके बाद मैंने उदयपुर से ही MBA किया और NGO में जॉब करने लगी। वहाँ पर निशा मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी। ये बात सिर्फ निशा को पता है कि उसने मुझे किस तरह से धोखा दिया। और अब आपको मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है, बस गुस्सा इस बात का है कि उसको शादी के बाद मुझे झूठे सपने नहीं दिखाने चाहिए थे। कभी कभी मैं खुद को ही जिम्मेदार समझती हूँ कि मुझे उससे बात नहीं करनी चाहिए थी। उसकी शादी हो जाने के बाद
लेकिन कहते हैं ना, प्यार के आगे कुछ दिख ही नहीं सकता। बस तभी से मुझे इस प्यार नाम से नफरत हो गई है। समझने लगी थी सब ऐसे ही होते हैं। यही कड़वी सच्चाई है माहिर मेरी जिंदगी की। अब आपको जो मेरे बारे में राय बनानी है आप बना सकते हैं, कहकर सलोनी की आंखें नम हो गईं। माहिर को ये सब सुनकर एक धक्का सा लगा। उसे पता ही नहीं था कि सलोनी का पास्ट ऐसा कुछ होगा। उसको समझ नहीं आया कि अब वह क्या बोले। उसने सलोनी को अपनी जेब से रुमाल निकाल कर दिया। सलोनी, जो हुआ उसमें आपकी गलती नहीं थी, शायद किस्मत को यही मंजूर था। आप इस बारे में ज्यादा मत सोचिए। माहिर ने सलोनी के हाथों पर हाथ रखते हुए कहा। ये पहली बार था जब दोनों ने एक दूसरे की छुअन को महसूस किया था। दोनों के लिए ही ये एहसास कुछ अलग था, लेकिन बहुत अच्छा था। खाना भी आ चुका था। वेटर ने खाना सर्व किया और चला गया। दोनों ने खाना शुरू किया। आपने आपके घर वालों के बारे में कुछ नहीं बताया, सलोनी ने कहा। घर वालों की बात सुनते ही माहिर के गले में खाना अटक गया। उसको खांसी शुरू हो गई। सलोनी को कुछ समझ नहीं आया। उसने जल्दी से माहिर की पीठ को सहलाना शुरू किया। माहिर को कुछ राहत मिली। सलोनी वापस अपनी जगह आ गई थी। अब आप ठीक हो? सलोनी के स्वर में चिंता साफ झलक रही थी। हाँ, अब बेहतर लग रहा है, माहिर ने कहा। दोनों ने आराम से खाना खाया। वेटर जैसे ही बिल लेकर आया, सलोनी ने उससे बिल ले लिया। माहिर को अच्छा नहीं लगा। ये क्या कर रही हैं सलोनी आप? हमें दीजिए बिल, माहिर ने कुछ गुस्सा करते हुए कहा। नहीं, इस बार मैं दे रही हूँ। हमेशा आप ही तो देते हो, सलोनी ने कहा। आपकी मनमानी नहीं चलेगी, आप इधर दीजिए, माहिर ने बिल छीनते हुए कहा। आपको मेरी कसम, बिल इधर दीजिए, सलोनी ने कहा। ये सुनते ही माहिर ने गुस्से में वो बिल वहीं टेबल पर फेंक दिया और बाहर निकल गया। सलोनी को माहिर का इस तरह गुस्से से जाना अच्छा नहीं लगा। वो जल्दी से बिल पे करके बाहर आई तो देखा माहिर गुस्से में खड़ा था। आप पैसे क्यों चले आए वहाँ से? सिर्फ बिल ही तो पे कर रही थी, सलोनी ने माहिर के एकदम सामने आकर कहा। आप हमारे साथ थी सलोनी, आप कैसे बिल पे कर सकती हैं? माहिर ने फिर गुस्से में कहा। आप और आयुषी हमेशा हर चीज के पैसे देते हैं। आज मैंने दे दिए तो क्या हो गया? दोस्तों में ये सब चलता है, सलोनी ने शांत स्वर में कहा। आप हमारी दोस्त नहीं हैं सलोनी, आप समझ नहीं रही हैं। माहिर का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। तो क्या हूँ मैं माहिर, बताओ आप, सलोनी ने हैरानी से कहा। प्यार करते हैं हम आपसे, प्यार। जिस शब्द से आपको नफरत है वही करते हैं हम आपसे। समझ आ रहा है आपको? प्यार करते हैं आपसे हम, और वो भी उस लड़के से कहीं ज्यादा जिसने आपको धोखा दिया। माहिर को समझ नहीं आ रहा था वो गुस्से में क्या कह गया। सलोनी ने ये सुना तो वो एकदम जड़ हो गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था माहिर क्या बोल गया। सलोनी वहां से चुपचाप निकल गई। माहिर का जब गुस्सा शांत हुआ तब तक बहुत देर हो गई थी। उसे लगा कि उसने सलोनी को हमेशा के लिए खो दिया। सलोनी, उठ जा, देख 9 बज गए। कब तक ऐसे सोती रहेगी? रात में भी सो गई थी तू मेरे आने से पहले, निशा ने उसे जगाते हुए कहा। 9 बज गए, तूने उठाया क्यों नहीं मुझे? स्कूल के लिए देरी हो गई ना, सलोनी ने एकदम उठते हुए कहा। चिल, आज गुरु नानक जयंती की छुट्टी है, तेरे दिमाग से निकल गया क्या? निशा ने सलोनी के पास बैठते हुए कहा। सलोनी के दिमाग में कल रात वाली बात घूम गई। वो कब रूम पर आई, कब निशा वापस आई, उसे कुछ ध्यान नहीं था। बस ध्यान था तो माहिर के आखिरी शब्द वही बार बार उसके जहन में घूम रहे थे। सलोनी कहाँ खोई है? चल आजा, नाश्ता करने नीचे चलते हैं। निशा ने सलोनी से उठने का इशारा किया। नहीं, तू जा, मुझे भूख नहीं है, सलोनी ने अनमने मन से कहा। सब ठीक है ना सलोनी? निशा ने चिंता भरी आवाज में कहा। हाँ, सब सही है, बस घर की याद आ रही थी, सलोनी ने मायूस होते हुए कहा। हाय मेरा बच्चा, कहकर निशा ने उसे गले से लगा दिया। सलोनी की आंखों में आंसू बहने लगे। निशा को जैसे ही लगा सलोनी रो रही है तो उसने सलोनी को खुद से अलग किया और बोली। सलोनी, सही बता क्या हुआ है? घर की बात में इतना तो सेंटी नहीं हो सकती तू। सलोनी ने पिछली रात जो हुआ था सब कुछ बोल दिया। निशा बड़ी शांति से सब सुन रही थी, माना माहिर का तरीका गलत था। सलोनी लेकिन वो गुस्से में अपने दिल की बात कह गया। निशा ने सलोनी को समझाते हुए कहा।
तू समझ नहीं रही निशा, मैं नहीं कर सकती प्यार उससे। मैं नहीं चाहती जो मेरे साथ पहले हुआ वो अब वापस हो। सलोनी अभी भी सिसक रही थी। सलोनी देख, जो कुछ हुआ सो हुआ, तुझे आगे तो बढ़ना पड़ेगा ना। माहिर के साथ नहीं पर किसी न किसी के साथ तो बढ़ना पड़ेगा ना। निशा ने सलोनी को पानी का गिलास देते हुए कहा। पानी पीने के बाद सलोनी काफी सही महसूस कर रही थी। अच्छा चल, तू अपना टाइम ले, पर अब तो नाश्ता करने चल, बहुत भूख लगी है, निशा ने सलोनी से विनती करते हुए कहा। सलोनी को इस बात पर हंसी आ गई। हाथ मुंह धोकर सलोनी और निशा नीचे नाश्ता करने चले आए। सैंडविच और चाय का ऑर्डर देकर दोनों चेयर्स पर बैठ गए। निशा फोन से बात करने लगी और सलोनी वहां बैठे अखबार को देखने लगी। उसने देखा कि मैनेजर उसको बार बार घूर रहा है। इस बार उसका दिमाग घूम गया। खाओगे क्या तुम? कितने दिनों से देख रही हूँ, घूरे जा रहे हो। तमीज नाम की चीज नहीं है तुम में, सलोनी ने गुस्से से कहा और वहां से उठकर चली गई। जाकर वो वापस पलटी। इस बार मैनेजर को थप्पड़ लगा दिया। सब एक पल के लिए ठहर गए। निशा सलोनी को ऊपर रूम में लेकर चली गई। मुझे थप्पड़ मारेगी, ये कल की आई लड़की समझती क्या है अपने आप को? इसको तो मैं देखता हूँ, मैनेजर ने अपने गाल पर हाथ फेरते हुए कहा। तूने बहुत सही किया, अब सीधा हो जाएगा, निशा ने सलोनी से कहा। इतने दिन से देख रही हूँ यार, परेशान कर दिया है ताड़ ताड़ कर। आज सोचा इसकी क्लास ही ले लूं, सलोनी ने बेड पर बैठते हुए कहा। माहिर से बात हुई कुछ कल के बाद, निशा ने एकदम शांति से कहा। तूने फिर माहिर का नाम लिया? उस झूठे लड़के से मुझे कोई बात नहीं करनी, सलोनी ने गुस्सा करते हुए कहा। उसने झूठ क्या कहा सलोनी? उसने बस अपनी फीलिंग्स बताई है तुझे। हाँ थोड़ा गुस्सा हो गया होगा, बट इट्स ओके यार, उसकी आंखों में तेरे लिए प्यार साफ दिखता है, निशा ने कहा। तू प्लीज अब माहिर का नाम लेना बंद करेगी? मुझे नहीं लगता अच्छा, सलोनी ने सर झुकाकर कहा। निशा चुप हो गई और अपने रूम में नहाने के लिए चली गई। सलोनी अकेली रूम में बैठी सोचती रही कि माहिर ने ऐसा क्यों किया, अचानक ऐसे प्यार का इजहार कैसे कर सकता है। तभी उसके रूम की घंटी बजी। सलोनी उठी और रूम का दरवाजा खोला और चौंक गई। सामने माहिर घुटनों के बल बैठा था और हाथ में सॉरी का कार्ड और टेडी बियर था। सॉरी सलोनी, कल गुस्से में कुछ भी बोल गए हम, हमें सच में माफ कर दो, आज के बाद कुछ नहीं बोलेंगे हम, माहिर ने खड़े होते हुए कहा। नहीं माहिर, मैंने आप पर ट्रस्ट किया था और आपने उस ट्रस्ट को तोड़ दिया है। आप प्लीज आज के बाद मुझसे कोई बात मत करिएगा और आप प्लीज यहाँ से चले जाइएगा, सलोनी ने अपने हाथ जोड़ते हुए कहा। माहिर वहाँ से चला गया। होटल से बाहर निकलकर उसने टेडी बियर और कार्ड वही रोड पर फेंक दिए। आज पहली बार उसकी आंखों में आंसू थे, जिसका कारण सलोनी थी। माहिर को समझ नहीं पा रहा था कि उसको सलोनी से इतना प्यार कैसे हो गया। उसने अपने मन में सोच लिया था कि अब वो सलोनी से अब कभी परेशान नहीं करेगा जब तक उसे खुद एहसास न हो जाए। उधर सलोनी ने माहिर के जाने के बाद अपना रूम लॉक कर दिया और बेड के एक कोने में जाकर बैठ गई। बस उसकी आंखों से बरबस आंसू बहे जा रहे थे। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है उसके साथ। दिल हल्का होने के बाद वो उठी और बाथरूम की ओर बढ़ गई। नहा धोकर बाहर आई तो देखा निशा रूम में ही बैठी थी। चल बाहर चलते हैं, आज सिर्फ तू और मैं, निशा ने कहा। नहीं यार, मन नहीं हो रहा कहीं जाने का, सलोनी ने अनमने मन से कहा। तू चल रही है या तुझे उठाकर ले जाऊं? निशा ने झूठा गुस्सा दिखाते हुए कहा। सलोनी इस बात पर हंस दी। उसने सोचा बाहर जाने से थोड़ा अच्छा लगेगा और वो सलोनी का दिल तोड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए रेडी हो गई। दोनों मार्केट में चल दिए। निशा को उसकी मम्मी के लिए साड़ी खरीदनी थी। निशा और सलोनी साड़ी देखने लगी। उन्होंने 2-3 साड़ी खरीदी और बिल भरने काउंटर पर आई। निशा जब तक बिल भर रही थी, सलोनी बाहर आ गई। बाहर खड़े खड़े उसकी नजर एक गुब्बारे बेचने वाली लड़की पर गई, जिसकी उम्र लगभग 10 वर्ष की थी। वो सबसे गुब्बारे लेने की मिन्नत कर रही थी, लेकिन उससे कोई भी गुब्बारे नहीं खरीद रहा था। अचानक वहां से माहिर गुजरा। उस लड़की ने माहिर से भी मिन्नत करी। माहिर हंस दिया। उसने बच्ची से सारे गुब्बारे खरीद लिए थे। बच्ची खुशी से उछल पड़ी और वहां से चली गई। माहिर कुछ देर गुब्बारे हाथ में पकड़े खड़ा रहा, फिर उसने आंखें बंद करके विश मांगी और सारे गुब्बारे हवा में उड़ा दिए और वहां से आगे चला गया। सलोनी के चेहरे पर ये सब देखकर मुस्कुराहट आ गई, लेकिन अगले ही पल
मायूसी भी, क्योंकि उसे वह सब याद आ गया जो माहिर ने बोला था। चलें यार, फिर यहीं रहना है, निशा ने पीछे से आते हुए कहा। सलोनी ने हाँ में सर हिला दिया और दोनों वहां से निकल गए। रोड पर आकर दोनों ने पानी पूरी का ठेला देखा और दोनों वो खाने रुक गए। जी भरकर दोनों ने पानी पूरी खाई। फिर दोनों होटल पहुंच गए। दोनों कुछ देर आराम करने के लिए लेट गए। करीब शाम में दोनों की आंख खुली। दोनों ने हाथ मुंह धोए। तभी निशा के पास आयुष का मैसेज आया। आयुष निशा को नीचे बुला रहा था, उसे कुछ बात करनी थी। सलोनी, मैं नीचे जाकर आती हूँ, आयुष को कुछ काम है, वो नीचे आया हुआ है, निशा ने सलोनी की तरफ देखते हुए कहा। सलोनी ने हाँ में सर हिला दिया। निशा नीचे चली गई। सलोनी बालकनी में आ गई। दूर कहीं उसे सूरज डूबता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन आज उसे वही बेचैनी महसूस हो रही थी जो इस शहर में आने से पहले हो रही थी। क्या ये बेचैनी इसलिए हो रही है क्योंकि माहिर नहीं है आसपास? लेकिन मैं उसके बारे में क्यों इतना सोच रही हूँ? मैं तो उससे प्यार भी नहीं करती ना, फिर मुझे इतना क्यों फर्क पड़ रहा है? सलोनी ने अपने आप से बड़बड़ाई। उधर निशा नीचे गई। आयुष उसका वेट कर रहा था। क्या हुआ आयुष, आपने मुझे नीचे क्यों बुलाया? निशा ने अपनी भौएं चढ़ाते हुए कहा। माहिर और सलोनी का मैटर डिस्कस करना है, आयुष ने कुछ गंभीर होते हुए कहा। माहिर को सलोनी से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, उसको एकदम से अपनी फीलिंग्स जाहिर नहीं करनी चाहिए थी। सलोनी को समझने का मौका नहीं मिला। निशा ने कहा, देखो निशा, माहिर सलोनी से बहुत प्यार करता है और अभी से नहीं, बहुत पहले से, लेकिन वो सब मैं तुमको बाद में समझाऊंगा, पर अभी कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे आपकी दोस्त को समझ आए कि वो भी माहिर को चाहती है। आयुष ने कहा, पहले ये बताओ कि माहिर कब से सलोनी से प्यार करता है? तुम कुछ छिपा रहे हो ना मुझसे? निशा ने मुंह फुलाते हुए कहा। मैंने कहा ना, सही वक्त आने पर सब बता दूंगा, लेकिन अभी इन दोनों का कुछ करना पड़ेगा। वो वहाँ देवदास बना पड़ा है और यहाँ आपकी दोस्त अलग ही नाटक कर रही है। आयुष ने मुंह बिगाड़ते हुए कहा। मेरी दोस्त के बारे में कुछ मत बोलना। हाँ, उसके साथ जो कुछ हुआ है उसकी वजह से उसे टाइम लगेगा आगे बढ़ने में, निशा ने आयुष को समझाते हुए कहा। अच्छा, तो अब मेरा प्लान सुनो। आयुष ने अपना प्लान निशा को सुना दिया। निशा मुस्कुरा दी। उसने आयुष के गाल पर किस कर दिया और ऊपर चली गई। दोनों ने रात का खाना खाया और सो गईं। अगले दिन स्कूल पहुंची और क्लास अटेंड की। स्कूल से वापस आते वक्त आयुष का फोन निशा के पास आया। निशा ने वो फोन सलोनी को दिया, ये कहकर कि उसकी सैंडल का बकल खुल रहा है और जब तक उसे बांधती है आयुष का फोन वो उठा ले। सलोनी ने फोन उठाया, उसके हाथ से फोन गिर गया। निशा ने उससे पूछा कि सलोनी क्या हुआ? सलोनी के मुंह से बस इतना ही निकला, माहिर का एक्सीडेंट हो गया है। माहिर के एक्सीडेंट की खबर सुनते ही सलोनी और निशा हॉस्पिटल की तरफ भागे। निशा मन ही मन खुश हो रही थी कि आयुष और उसका बनाया हुआ प्लान सक्सेसफुल रहा। दोनों हॉस्पिटल पहुंची और जैसे ही रूम में पहुंची निशा के तो होश ही उड़ गए। माहिर के सीधे हाथ में वाकई में प्लास्टर बंधा था और डॉक्टर उसे हिदायत दे रहे थे। वो चुपके से आयुष के पास आए और उसको साइड में लेकर गई। ये क्या हुआ माहिर को? कहीं आपने सच में तो माहिर का एक्सीडेंट नहीं करवा दिया? निशा ने अपने दांत भींचते हुए कहा। अरे दिमाग खराब है क्या आपका? मैं अपने ही दोस्त को क्यों मारूंगा? दुकान से निकलते टाइम वाकई में एक गाड़ी इससे टकरा गई और ये नीचे गिर गया। मैं इसे हॉस्पिटल लेकर आया तो वाकई में इसके हाथ पर प्लास्टर बंध गया। आयुष ने पूरी बात निशा को समझाते हुए कहा। हाय, लगता है भगवान ने अपनी सुन ली। माहिर का तो सच में एक्सीडेंट हो गया। भगवान कभी अपन को माफ नहीं करेंगे आयुष, निशा ने लगभग मायूस होते हुए कहा। आयुष ने जवाब में बस निशा को चुप रहने का इशारा किया। उधर डॉक्टर के जाने के बाद जैसे ही माहिर की नजरें सलोनी पर पड़ी तो हैरान रह गया। सलोनी की आंखें भर आईं। माहिर को इस हालत में देखकर वो माहिर के पास आई और पास ही लगे स्टूल पर बैठ गई। दोनों की ही आंखों में आज सुकून बिखरा था। माहिर और सलोनी दोनों ही एक दूसरे में खोए हुए थे। सलोनी को माहिर की आंखों में प्यार ही प्यार दिख रहा था। तभी आयुष ने गले को खरासा। अहम, मैं दवाई लेकर आया हूँ बाहर से। आयुष ने वहां पड़े दवाई के पर्चे को लेते हुए कहा। रुको, मैं भी साथ चलती हूँ, निशा ने कहा और दोनों बाहर चले गए। रूम में खामोशी पसरी हुई थी। माहिर ने चुप्पी तोड़ी। सलोनी, आप यहाँ क्यों आई और आपको किसने बताया हमारे एक्सीडेंट के बारे में? माहिर ने सलोनी से कहा। आप कुछ मत बोलिए, आपका ध्यान कहाँ था जो ये एक्सीडेंट हुआ? मतलब आप बिल्कुल ही बच्चों जैसी हरकत करते हो, सलोनी ने गुस्से से कहा।
माहिर को समझ नहीं आ रहा था सलोनी को अचानक से हुआ क्या है। कल ही तो लड़ाई करके बैठी थी और आज अचानक से इतना कंसर्न दिखा रही है। तब तक निशा और आयुष दवाई लेकर आ गए थे। चले माहिर, डॉक्टर ने कहा तुझे अब घर लेकर जा सकते हैं। आयुष ने माहिर के पास बैठते हुए कहा हम दोनों भी चलेंगे माहिर के घर। सलोनी ने आयुष से कहा। माहिर और आयुष दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। बेचारे फंस गए थे, अब क्या करते। आयुष किसी के फोन आने का नाटक करके कुछ देर बाहर चला गया। जब तक सलोनी माहिर का सब सामान बटोर रही थी, आयुष को याद आया कि उसका दोस्त राज रूम लेकर ही रहता है और फिलहाल कुछ दिन के लिए बाहर चला गया है। उसने सोचा वो जरूर मदद करेगा और उसको फोन लगाया। हेलो राज, मैं आयुष बोल रहा हूँ। यार तेरी एक हेल्प चाहिए थी। तू बाहर गया है ना, कुछ दिन के लिए तेरा किराए का रूम और किचन चाहिए था यार। आयुष ने अपने दोस्त से फोन पर कहा। अरे हाँ भाई, तेरा ही रूम समझ। मेरे रूम की चाबी घर के मकान मालिक के पास है, तू उनसे ले लेना, मैं बात कर लूंगा उनसे। दूसरी तरफ से राज ने कहा। आयुष ने राहत की सांस ली। वो वापस अंदर आया। उसने इशारों में माहिर को आश्वासन दिया। चारों जने राज के रूम के लिए निकल गए। सब राज के रूम के बाहर आकर रुके। आयुष ने उन सबको बाहर ही रुकने के लिए कहा ताकि वो रूम का जायजा ले सके। सबसे पहले उसने मकान मालिक से रूम की चाबी ली और रूम का दरवाजा खोला। रूम बहुत अस्त व्यस्त था। आयुष ने पूरा रूम साफ किया और फिर तीनों को अंदर बुलाया। माहिर को आयुष के सहारे से बेड पर बिठा दिया। सलोनी और निशा के लिए वहां पड़ी चेयर्स निकाल दी। आप यहाँ रहते हो माहिर? सलोनी ने पूछा। हाँ, हमारे पेरेंट्स जयपुर में रहते हैं और हम यहाँ रूम लेकर रहते हैं, माहिर ने जवाब दिया। आयुष सबके लिए पानी ले आया। निशा को ये सब देखकर बहुत खुशी हो रही थी। आयुष सबकी कितनी केयर कर रहा था। आयुष आप कहाँ रहते हो? सलोनी ने इस बार आयुष से पूछा। मेरा कुछ ही दूरी पर घर है। माँ बाबा और एक बड़े भाई हैं जो झुंझुनू में जॉब करते हैं। मैं माँ बाबा के साथ रहता हूँ, आयुष ने कहा। तो फिर आप तो चले जाओगे घर, उसके बाद माहिर तो अकेले हो जाएंगे, उनका ध्यान कौन रखेगा? सलोनी ने सोचते हुए कहा। अरे आप टेंशन मत लो, जब तक माहिर पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता तब तक मैं रहूंगा इसके साथ। बस दिन में कभी कभी दुकान जाना पड़ेगा, आयुष ने कुछ सोचते हुए कहा। तब मैं आ जाऊंगी माहिर के पास। मैं और निशा दोनों, सलोनी ने बात बदलते हुए कहा। आयुष इस बार माहिर की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। आयुष ने मन ही मन भगवान का शुक्रिया किया कि उन्होंने निशा और आयुष को झूठ बोलने से बचा लिया, वरना सलोनी और माहिर के बीच इस झूठ से और भी दूरियां बढ़ जाती। सलोनी ने वहां रखे इंडक्शन पर सबके लिए चाय बनाई। कुछ देर बात करने के बाद दोनों होटल के लिए वापस निकल गईं। जाते जाते दोनों ने माहिर को अपना ख्याल रखने के लिए कहा। होटल रूम में आते ही सलोनी को वापस वही बेचैनी महसूस होने लगी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो जब माहिर के पास रहती है तब उसे अच्छा महसूस होता है, लेकिन जैसे ही उससे दूर होती है वही बेचैनी उसे घेर लेती है। क्या वो भी माहिर को पसंद करने लगी है? वो ये सब सोच रही थी कि निशा आ गई। माहिर के बारे में सोच रही है ना? निशा ने सलोनी की चुटकी लेते हुए कहा। तो फिर शुरू हो गई ना? इस बार सलोनी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। जो हाल दिल का इधर हो रहा है वो हाल दिल का उधर हो रहा है। जाने जा दिलों के प्यार का अजब सा असर हो रहा है। जो हाल दिल का। निशा ने गाना शुरू कर दिया। सलोनी ने गाना सुनकर निशा पर वहां पड़ा कुशन फेंक दिया और उसके पीछे भागने लगी। निशा आगे आगे और सलोनी उसके पीछे पीछे। दोनों ने थककर एक दूसरे को गले लगा लिया। आज दोनों ही खुश थे। सलोनी के दिल में माहिर के लिए प्यार जागने लगा था और निशा यही सोचकर खुश थी। दोनों ने रात का खाना मंगवाया। खाना खाकर दोनों ही आराम करने चले गए। आज भाग दौड़ की वजह से दोनों को जल्दी नींद आ गई। अगले दिन दोनों स्कूल जाने के लिए रेडी हो गईं। तभी निशा के फोन पर आयुष का फोन आया। उसको कुछ जरूरी काम से शहर से बाहर जाना पड़ रहा था। उसने कहा वो दोपहर तक आ जाएगा। तब तक उन दोनों में से कोई माहिर के पास रुक सके तो अच्छा रहेगा। ये सारी बात निशा ने सलोनी को बता दी। निशा ने सलोनी को माहिर के रूम पर भेज दिया ताकि वो कुछ टाइम माहिर के साथ अकेले बिता सके और खुद स्कूल चली गई। सलोनी माहिर के रूम पर पहुंच गई थी। उसने रूम के बाहर लगी बेल बजाई। रूम माहिर ने खोला, लेकिन जैसे ही सलोनी ने माहिर को देखा उसने अपनी आंखें बंद कर दी।
माहिर ने शर्ट नहीं पहन रखा था। माहिर भी हड़बड़ा गया। सलोनी, आप यहाँ कैसे, और वो भी इस वक्त? माहिर ने अपना शर्ट ढूंढते हुए कहा। वो आयुष ने कहा था कि आप अकेले हो, इसलिए मैं आ गई। सलोनी ने माहिर की तरफ पीठ करते हुए कहा। हाँ, वो बाहर गया हुआ है, पर आपके यहाँ आने के बारे में उसने कुछ नहीं बताया। माहिर ने शर्ट पहनते हुए कहा। माहिर की शर्ट पहनते हुए आह निकल गई। हाथ पर प्लास्टर होने की वजह से वो शर्ट सही से पहन नहीं पा रहा था और उसे दर्द भी हो रहा था। सलोनी से ये सब सहा नहीं गया। वो पलटी और उसने माहिर से शर्ट ले लिया। माहिर 2 कदम पीछे हट गया। सलोनी, आप ये क्या कर रही हैं? छोड़िए, हम कर लेंगे। माहिर ने सलोनी से वो शर्ट लेते हुए कहा। दिख रहा है मुझे आप कितना खुद कर रहे हैं, आपको दर्द हो रहा है। माहिर, आप चुपचाप शर्ट इधर दीजिए, सलोनी ने गुस्सा करते हुए कहा। माहिर ने चुपचाप शर्ट सलोनी को थमा दिया और मासूमियत से सलोनी को देखने लगा, जैसे छोटा बच्चा डांट खाने के बाद चुपचाप बैठ जाता है। सलोनी माहिर को शर्ट पहनाने लगी। दोनों एक दूसरे के इतने करीब थे कि दोनों को एक दूसरे की सांसें महसूस हो रही थीं। सलोनी जब शर्ट के बटन लगा रही थी तब उसकी धड़कनें बहुत तेज हो गईं। माहिर का हाल भी बुरा था। वो तो बस चाहता था कि सलोनी को गले से लगा ले, लेकिन अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने में ही उसने अपनी भलाई समझी। शर्ट पहनने के बाद माहिर बेड पर बैठ गया और सलोनी किचन में से सब्जियां ले आई और सब्जियां काटने लगी। अरे, आप ये सब क्यों कर रही हैं? हम बाहर से कुछ ऑर्डर कर लेते हैं, माहिर ने अपना फोन उठाते हुए कहा। आप थोड़ा कम बोलेंगे? मैं दलिया बना रही हूँ और आपको वही खाना पड़ेगा। सलोनी ने माहिर को चुप रहने का इशारा किया। माहिर प्यार से सलोनी को सब्जियां काटता हुआ देख रहा था। थोड़ी देर में दलिया बन गया था। सलोनी ने माहिर के लिए टेबल पर दलिया रख दिया ताकि वो आराम से खा सके। माहिर ने उल्टे हाथ से चम्मच उठाया और वो नीचे गिर गया। मुझे उल्टे हाथ से खाने की आदत नहीं है, माहिर ने नजरें नीचे करते हुए कहा। सलोनी माहिर के पास आई और माहिर को बेड पर बैठने को कहा और अपने हाथ में चम्मच उठाया और माहिर की तरफ बढ़ा दिया। माहिर एकदम चौंक गया था, लेकिन अगले ही पल उतना ही खुश था। उसने ये सब सपने में भी नहीं सोचा था। वो दलिया खाने लगा। सलोनी बारी बारी से उसके मुंह में चम्मच भर के दलिया रखे जा रही थी और माहिर सलोनी की आंखों में देखे देखे दलिया खा रहा था। दलिया खत्म होने के बाद सलोनी वहां से उठकर किचन में चली गई। प्लेट धोकर बाहर आई तो माहिर बोल पड़ा, आज से पहले हमने इतना टेस्टी दलिया कहीं नहीं खाया। सलोनी ने जवाब में शुक्रिया कहा। उस दिन के लिए हम आपसे माफी मांगते हैं सलोनी, हमने गुस्से में कुछ भी बोल दिया था, माहिर ने सर झुकाकर कहा। सलोनी कुछ देर कुछ नहीं बोली। माहिर को उसकी चुप्पी अच्छी नहीं लग रही थी। कोई बात नहीं माहिर, आप उन सब के बारे में अभी मत सोचिए, अभी बस अपनी देखभाल करें, सलोनी ने माहिर से कहा। कुछ देर बाद निशा भी स्कूल से फ्री होकर वहीं आ गई थी। तीनों ने खूब गप्पे मारे। कुछ देर बाद आयुष भी वहीं आ गया था और बाहर से खाना भी लेकर आया था। चारों ने मिलकर खाना खाया। कभी कभी माहिर और सलोनी की नजरें मिल जाया करती। खाने से फ्री होकर सलोनी और निशा भी होटल के लिए निकल गए। एक हफ्ता कैसे बीत गया था निशा को पता ही नहीं चला। सलोनी ने नींद से जागते हुए कहा, हाँ मैडम सही है, अब जल्दी तैयार होगी वरना अपन लेट हो जाएंगे। आज से अपन को प्रोजेक्टर की वर्किंग भी सीखनी है, निशा ने बेड से उठते हुए कहा। दोनों अपने अपने रूम के बाथरूम में तैयार होने चले गए। सलोनी को समझ नहीं आ रहा था वो क्या पहने। फिर एकदम से उसकी नजर सफेद सूट पर गई और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो जल्दी से तैयार हुई। तू तैयार हो गई? निशा ने रूम में घुसते हुए कहा। अबे तुझे सेम रूम लॉक कार्ड क्या मिल गया? तू रूम नॉक करना ही भूल गई। सलोनी ने जल्दी से कपड़े पहनते हुए कहा। अब मुझसे क्या छुपाना, मेरी जान जो तेरे पास है वही मेरे पास है, कहकर निशा जोर जोर से हंसने लगी। वैसे आज बड़ी सुंदर लग रही है, थू थू नजर न लगे, निशा ने सलोनी के ऊपर थुकाते हुए कहा। तेरी नौटंकी हो गई हो तो चलें। सलोनी ने निशा को चलने का इशारा किया। आज अपने ट्रस्टी भी आ रहे हैं, शायद अपन से भी मिलने, निशा ने रूम से बाहर निकलते हुए कहा। दोनों स्कूल के लिए निकल गईं। दोनों जैसे ही स्कूल पहुंची ऑफिस में बैठी, रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें ट्रस्टी से मिलने को कहा और रूम की तरफ जाने का इशारा किया। दोनों रूम की तरफ बढ़ गईं। मे बी कम इन सर, दोनों ने एक साथ बोला। यस लेडीज कम हैव अ सीट, विनायक जी ने कहा। विनायक बंसल स्कूल के ट्रस्टी थे। देखने में कोई कह नहीं सकता था वो 55 साल के हैं, अभी भी यंग दिखते थे।
देखने में भी काफी आकर्षक थे। दोनों बैठ गईं। सो हाउ आर यू डूइंग? कैसा लग रहा है हमारे स्कूल में आकर? विनायक जी ने दोनों से पूछा। सर बहुत अच्छा लग रहा है, दोनों एक साथ बोली। आप जल्दी से ये तकनीक सीख लीजिए, फिर उदयपुर में हमारी बच्चियों को इसी से पढ़ाइएगा। विनायक जी ने खुश होते हुए कहा। सॉरी टू आस्क सर, आपको बहुत लगाव है ना एनजीओ की बच्चियों से, तो आप उनसे मिलने क्यों नहीं आते? सलोनी ने डरते डरते पूछा। इस सवाल को सुनकर विनायक जी थोड़े भावुक हो गए। थोड़ी देर चुप रहने के बाद उन्होंने बोलना शुरू किया। दरअसल बात 20 साल पहले की है। हमारी बैब सुलोचना, हमारा बेटा अर्जुन जो उस वक्त 5 साल का था, और हमारी बेटी खुशी जो 3 साल की थी, हम जैसलमेर से उदयपुर 3 दिन के लिए घूमने आए थे। तीसरे दिन हम निकलने वाले थे। उस दिन हमारी बेटी खुशी ने जिद करी कि उसे फतह सागर झील वापस देखनी है। हमने उसे बहुत समझाया कि अगली बार आएंगे तब देख लेंगे, लेकिन वो नहीं मानी। उसकी जिद से हार कर हम वापस उसे झील दिखाने गए। झील देखकर वो बहुत खुश हुई। हम सब झील पर बनी बंसियों पर बैठे थे। अचानक खुशी को सड़क के दूसरी तरफ गुब्बारे वाली दिखी। वो बहुत खुश हुई और दूसरी तरफ भाग गई। सुलोचना खुशी को पकड़ती उससे पहले ही एक तेज आती कार ने खुशी को टक्कर मार दी। खुशी दूर उछलकर गिर गई। हम सब उसकी तरफ भागे, लेकिन टक्कर इतनी तेज थी कि खुशी ने उसी वक्त दम तोड़ दिया था। कार वाला भी भाग चुका था। इसलिए ही हमने जिस शहर में अपनी बेटी को खोया, हमने उसी शहर में उसके नाम का एनजीओ खोला। हम उस शहर में वापस नहीं आना चाहते, इसलिए हम कभी नहीं आए। इसलिए एनजीओ का सारा काम हमारा बेटा अर्जुन ही देखता है। हर साल अपना जन्मदिन वहीं जाकर मनाता है। विनायक जी ये सब कह रहे थे और भावुक हो चुके थे। निशा ने वहाँ पड़े टिश्यू बॉक्स से उन्हें टिश्यू निकाल कर दिया। सलोनी उन्हें बताना चाहती थी कि इस बार उनका बेटा अर्जुन नहीं आया था, लेकिन विनायक जी की हालत देखकर चुप रह गई। हम आपकी तकलीफ समझ सकते हैं सर, मुझे माफ करना, अनजाने में ही सही मैंने आपको ठेस पहुंचा दी। सलोनी ने अपनी नजरें नीची करते हुए कहा। नहीं बेटा जी, कभी कभी दिल का सैलाव निकाल देना चाहिए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। विनायक जी ने मुस्कुराते हुए कहा। निशा और सलोनी एक दूसरे को देखने लगे। दोनों को ही समझ नहीं आ रहा था अब क्या बोलें। वैसे आप लोग हमारे बेटे अर्जुन से मिले? विनायक जी ने दोनों से पूछा। नहीं सर, अभी तक तो नहीं, निशा ने कहा। कोई बात नहीं, अब मिल लेना, उसी के नाम पर ही रखा है हमने स्कूल का नाम, विनायक जी ने गर्व से कहा। दोनों ने बनावटी मुस्कुराहट बिखेर दी। अब आप लोग क्लास में जाइए, खामखा आपका वक्त जाया कर दिया हमने, और कुछ भी तकलीफ हो सीधा हमको बताना, विनायक जी ने कहा। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों को आपसे मिलकर अच्छा लगा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सलोनी ने चेयर से उठते हुए कहा। सलोनी और निशा दोनों बाहर निकल गईं। तूने एक बात नोटिस की? निशा ने कुछ सोचते हुए सलोनी से कहा। क्या? सलोनी ने पूछा। माहिर भी हम करके बोलता है और विनायक सर भी, कहीं ऐसा तो नहीं दोनों में कुछ कनेक्शन हो? निशा ने डिटेक्टिव गिरी बताते हुए कहा। तेरा ऊपर का माला खाली है, कुछ भी बोलती है, सलोनी ने निशा से कहा। निशा और सलोनी दोनों क्लास में चली गईं। दोनों प्रोजेक्ट की तकनीकी सीखने में बिजी हो गईं। अंकल आंटी वापस आ गए हैं, अब तू क्या करेगा? आयुष ने माहिर की तरफ देखते हुए कहा। तभी तो हम उनके सामने नहीं आए अभी तक, और अगर इस हालत में माँ ने हमें देखा तो पूरा जैसलमेर सर पर उठा लेंगी। माहिर ने अपना हाथ का पट्टा दिखाते हुए कहा। कुछ तो करना पड़ेगा ना, तू ऐसे कब तक टालता रहेगा? डॉक्टर ने 1 हफ्ते तक ये प्लास्टर बांधने के लिए कहा है, कब तक घर नहीं जाएगा? आयुष ने माहिर से कहा। पता नहीं यार, अभी तक कुछ सोचा नहीं है, इस प्लास्टर को भी ऐसे गलत टाइम पर मेरे हाथ में बंधना था, माहिर ने मायूस होते हुए कहा। तभी आयुष के फोन पर निशा का फोन आया। हाय आयुष, कहाँ हो तुम? हम फ्री हो गए स्कूल से और अब माहिर के रूम पर जा रहे हैं, आप भी फ्री हो तो वहीं आ जाओ ना, निशा ने कहा। हम दोनों दुकान पर ही हैं, आप दोनों यहीं आ जाओ, हम यहीं वेट कर रहे हैं, आयुष ने कहा और फोन रख दिया। क्या कहा मेरे जीजू ने? सलोनी ने निशा की चुटकी लेते हुए कहा। जीजू का नाम सुनकर निशा शर्मा दी। आयुष से जो भी बात हुई निशा ने सलोनी को बता दी। माहिर की हिम्मत कैसे हुई दुकान पर जाने की? हाथ की ऐसी हालत में भी उनको दुकान पर बैठना है, अभी जाकर खबर लेती हूँ उनकी, सलोनी ने निशा की बात को सुनकर कहा। ओहो, क्या बात है, सलोनी मैडम को माहिर की फिक्र हो रही है, निशा ने सलोनी को आंख मारते हुए कहा। सलोनी झेप गई।
दोनों दुकान पर चले गए। आयुष काउंटर पर बैठा था और माहिर दूर कॉर्नर में लगे सिंगल बेड पर बैठा था। निशा जाते ही आयुष के गले से लग गई। फिर उसे याद आया कि दोनों वहाँ हैं और शर्माकर अलग हुई। निशा ने माहिर के पास जाकर उसका हाल पूछा और फिर वापस आयुष के पास आकर बैठ गई। सलोनी गुस्से में माहिर के पास गई और उसे सुनाना शुरू कर दिया। आपको इस हालत में दुकान पर आने की क्या जरूरत थी? सिर्फ एक हफ्ता शांति से बैठ नहीं सकते थे आप? सलोनी ने गुस्से में माहिर से कहा। सलोनी गुस्से में बोले जा रही थी और माहिर उसको प्यार से बस देखे जा रहा था। सलोनी की भड़ास जब निकल गई तब माहिर ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने पास बैठाया। सलोनी शायद इतना हक माहिर को दे चुकी थी। वो माहिर के बगल में बैठ गई। आप अपनी आंखें बंद करिए, माहिर ने सलोनी की आंखों में देखते हुए कहा। पर माहिर क्यों? सलोनी ने कहा। आप कितने सवाल करती हैं? आप करिए ना, फिर हम बताते हैं, माहिर ने कहा। सलोनी ने आंखें बंद कर दी। माहिर ने उसके हाथों को अपने हाथों में ले लिया। सलोनी के पूरे बदन में सिहरन सी दौड़ गई। माहिर ने सलोनी के दोनों हाथों में धीरे से कुछ पहनाया और वापस अपना हाथ उसके हाथों से अलग कर दिया। अब आप अपनी आंखें खोल सकती हैं, माहिर ने धीरे से कहा। सलोनी ने अपनी आंखें खोली और जैसे ही उसकी नजर उसके हाथों पर गई वो हैरान रह गई। माहिर ने उसे वही 2 कंगन पहनाए थे जो सलोनी ने पहली बार इस दुकान पर देखे थे, लेकिन उनके रेट्स की वजह से वापस रख दिए थे। माहिर, ये कंगन तो बहुत महंगे हैं, मैं आपसे ये नहीं ले सकती, प्लीज, सलोनी ने कंगन उतारते हुए कहा। आपको हमारी कसम, आपने पहले हमें आपकी कसम दी थी, आज हम आपको हमारी कसम दे रहे हैं, आप ये कंगन नहीं खोलेंगी, माहिर ने सलोनी का हाथ पकड़ते हुए कहा। सलोनी ने कंगन नहीं उतारे, वो बस उन कंगन को ही निहारे जा रही थी। उस वक्त उसके चेहरे पर आई खुशी माहिर के दिल को ठंडक पहुंचा रही थी। आपको कैसे पता चला हमें ये कंगन पसंद आए थे? सलोनी ने चहकते हुए कहा। काश ऐसा हो जाए, काश ऐसा हो जाए, जो हर चीज आप पसंद करो वह आपकी हो जाए। माहिर का जवाब सुनकर सलोनी खिलखिला दी। अब बस 2 हफ्ते और हैं हम दोनों यहाँ, इसके बाद क्या होगा आयुष? आप मुझे भूल तो नहीं जाओगे ना? निशा ने मायूस होते हुए आयुष से कहा। अरे मेरी जान, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? आपको भूलना होता तो आपसे प्यार का इजहार ही क्यों करते? आयुष ने निशा को पुचकारते हुए कहा। पता नहीं, डर लगता है, सेम कास्ट होने के बाद भी अगर अपने पेरेंट्स नहीं माने तो अपना क्या होगा? मैं नहीं जी पाऊंगी आपके बगैर, निशा ने कहा। आप कहो तो आज ही आपको मेरे घर वालों से मिलवा दूं, आयुष ने निशा से कहा। क्या आप सच बोल रहे हैं? निशा ने खुश होते हुए कहा। हाँ, मेरा बच्चा बिल्कुल सही कह रहा हूँ। सलोनी और माहिर को बोलकर आ जाओ, वो दोनों दुकान पर बैठ जाएंगे, आयुष ने निशा से कहा। निशा सलोनी और माहिर के पास आई। सलोनी, आज आयुष मुझे अपने घर ले जा रहा है, उसके मम्मी पापा से मिलने, मैं उसके साथ जाऊं? तू यहाँ माहिर के साथ रुक जाएगी ना? निशा ने आशा भरी नजरों से सलोनी की तरफ देखते हुए कहा। माहिर ने भी दूर बैठे हुए काउंटर पर आयुष को देखा। आयुष ने आंखों ही आंखों में माहिर को आश्वासन दिया। माहिर भी मुस्कुरा दिया। तू श्योर है ना निशा, ये सब कुछ जल्दी नहीं हो रहा? देख, बाद में ऐसा ना हो तेरा दिल टूट जाए, इसलिए जो कर रही है सोच समझकर करना, सलोनी ने निशा को हिदायत देते हुए कहा। आप जाओ निशा, हम दोनों हैं साथ में, माहिर बीच में बोला। निशा सलोनी के गले मिलकर चली गई। आपके साथ गलत हुआ इसका मतलब ये नहीं है कि सबके साथ गलत होगा, दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, माहिर ने सलोनी से कुछ चिढ़कर कहा। मेरा वो मतलब नहीं था, बस इतना सब जल्दी हो रहा था। निशा और आयुष के बीच तो सलोनी आगे कुछ नहीं बोली, दोनों चुपचाप बैठ गए। थोड़ी देर बाद माहिर ने ऑनलाइन खाना मंगवा लिया। आज दुकान पर दोनों ही काम करने वाले नहीं आए थे, इसलिए माहिर और सलोनी आज अकेले ही थे। थोड़ी देर बाद खाना आ गया। सलोनी ने खाना काउंटर पर जमा दिया और माहिर ने दूसरे हाथ से दुकान का शटर डाउन कर दिया ताकि कोई उन्हें खाना खाते वक्त डिस्टर्ब ना कर सके। माहिर और सलोनी काउंटर पर आकर बैठ गए। दोनों अभी भी चुप थे। सलोनी ने माहिर की तरफ खाने का एक बाइट बढ़ा दिया क्योंकि उसे पता था माहिर उल्टे हाथ से खा नहीं पाएगा। माहिर भी बिना कुछ कहे खाने लगा। अंदर ही अंदर खुश था, बस बाहर से थोड़ा गुस्सा दिखा रहा था। सलोनी एक बाइट माहिर को खिलाती, फिर एक बाइट खुद खाती। आपका गुस्सा शांत हुआ? सलोनी ने माहिर की तरफ देखते हुए कहा। हम कब गुस्सा थे?
माहिर ने जवाब में कहा, हद है, अभी थोड़ी देर पहले निशा के जाने के बाद आपने झाड़ दिया था मुझे। सलोनी ने अपना मुंह फुलाते हुए कहा। माहिर को हंसी आ गई। सलोनी ऐसी हरकत करते हुए और भी प्यारी लग रही थी। सलोनी, हम बस आपको समझा रहे थे कि जो शायद आपके साथ हुआ वो जरूरी नहीं सबके साथ होगा, और आप कब तक उस बात को दिल में रखेंगी, आपको भी आगे बढ़ना चाहिए, माहिर ने सलोनी को समझाते हुए कहा। सलोनी की आंखों में आंसू आ गए थे। माहिर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसने दूसरे हाथ से सलोनी के आंसू पूछे। मैं कोशिश कर रही हूँ माहिर, लेकिन क्या करूँ, नहीं हो पा रहा मुझसे। मैं रोज सुबह उठने के पहले सोचती हूँ कि आज उस बारे में नहीं सोचूंगी, लेकिन हर दिन वो बात दिमाग में आ ही जाती है। सलोनी ने अपने दिल की बात कही। माहिर समझ नहीं पा रहा था कि वो सलोनी को कैसे समझाए। इतना दर्द भरा था अब भी सलोनी के दिल में। उसने सलोनी को सांत्वना दी और उसे खाने पर ध्यान देने के लिए बोला। उधर आयुष निशा को अपने घर लेकर गया। घर के बाहर ही निशा रुक गई। आयुष, मुझे बहुत डर लग रहा है। आपके मम्मी पापा को मैं पसंद तो आऊंगी ना? अगर पसंद नहीं आई तो? निशा ने घबराते हुए कहा। तो मैं उनकी पसंद से शादी कर लूंगा, और क्या? आयुष ने मासूम सा मुंह बनाकर कहा। निशा ने आयुष के पेट पर गुस्से में एक मुक्का मार दिया। आयुष दर्द से कराह गया। अरे मेरी जान, इतना मत डरो, पहले अंदर तो चलो सही, आयुष ने निशा की आंखों में देखते हुए कहा। निशा और आयुष दोनों अंदर चले गए। आयुष का घर 3 मंजिला था। पहले पर वो लोग रहते थे और बाकी ऊपर की 2 मंजिल किराए पर दे रखी थी। अंदर से भी घर बहुत करीने से सजा था। माहिर के माँ बाबा हॉल में ही बैठे थे। आयुष ने पहले ही निशा के बारे में घर में बता रखा था। अंदर आकर निशा ने दोनों के पैर छुए और वहीं उनके साथ में सोफे पर बैठ गई। सब आपस में बात करने लगे। आयुष के माँ बाबा से मिलकर निशा को बहुत अच्छा लग रहा था। अब वो सहज हो चुकी थी। कुछ देर बाद आयुष की माँ ने सबके लिए खाना लगाया, जिसमें निशा ने उनकी मदद की। आयुष के माँ बाबा को भी निशा खूब पसंद आई। खाना खाने के बाद निशा और आयुष भी घर से निकल गए। खाना खाकर माहिर ने दुकान का शटर खोल दिया था। माहिर वापस आकर वहां पड़े बेड पर बैठ गया। तभी उसको एक कॉल आया और वो साइड में बात करने चला गया और सलोनी पास पड़ी कुर्सी पर बैठकर उसका इंतजार करने लगी। माहिर, आपने अभी तक आपकी फैमिली के बारे में नहीं बताया। बस इतना पता है वो जयपुर रहते हैं। बाकी आपने कहा था कि सही वक्त आने पर बताएंगे। कब आएगा सही वक्त? सलोनी ने माहिर से पूछा, जो कि कॉल अटेंड करने के बाद आ रहा था। अभी अभी तो करीब आने लगे हैं। अभी सच्चाई बताई तो आप छोड़कर चली जाएंगी। माहिर ने मन ही मन कहा। क्या हुआ माहिर, आप फिर खो गए? बताइए ना। सलोनी ने फिर से जिद करते हुए कहा। अरे आप जिद क्यों कर रही हैं? हमने कहा था ना सही समय पर बता देंगे, माहिर ने कहा। तब तक निशा और आयुष भी आ चुके थे। निशा ने जो आयुष के घर हुआ वो सब माहिर और सलोनी को बता दिया। सलोनी और माहिर उन दोनों के लिए बहुत खुश थे। थोड़ी देर बाद निशा और सलोनी होटल के लिए निकल गए। क्या सोचा है, अब ऐसी हालत में घर जाएगा? आयुष ने सलोनी और निशा के निकलने के बाद माहिर से पूछा। पापा का फोन आया था दिन में। जो मीटिंग 2 हफ्ते बाद होनी थी वो इसी वीक होगी, इसलिए हमें आज ही पोलैंड के लिए निकलना पड़ेगा। वैसे भी वीजा लगा पड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, और हमने बोल दिया था कि हम जयपुर हैं। सब डॉक्यूमेंट्स भी हैं हमारे पास, तो हम जयपुर से ही निकल जाएंगे ताकि हमारा प्लास्टर वो ना देख सके, और अगले हफ्ते तो वैसे भी खुल जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, माहिर ने कहा। तो पागल है क्या, ऐसी हालत में ट्रेवल करेगा? आयुष ने गुस्सा करते हुए कहा। अरे भाई तू परेशान मत हो, हमने यहाँ के डॉक्टर से बात कर ली है, सारे प्रिकॉशंस ले लिए हैं, और वहाँ 1 हफ्ते के बाद हम प्लास्टर खुलवा कर आ जाएंगे। और अब मैं चलता हूँ, मुझे ड्राइवर से चुपके से सारे डॉक्यूमेंट्स मंगवाने हैं घर से, फिर जयपुर एयरपोर्ट के लिए निकलता हूँ, माहिर ने आयुष के गले लगते हुए कहा। अच्छा तू अपना ध्यान रखना, आयुष ने कहा। जाते जाते माहिर पीछे मुड़ा और आयुष को जैसे ही कुछ बोलने वाला था कि उससे पहले ही आयुष माहिर से बोल पड़ा। अर्जुन जी, मैं मेरी भाभी और आपकी भाभी दोनों का अच्छे से ख्याल रखूंगा, तू टेंशन मत ले, आराम से जा। हैव अ सेफ जर्नी।
आयुष ने कहा। माहिर मुस्कुराकर चल दिया। कितने टाइम बाद अर्जुन को इसके असली नाम से बुलाया है। बस भगवान जल्दी से सलोनी और अर्जुन को मिला दे तो ये नाटक खत्म हो, आयुष ने अपने आप से कहा। माहिर जयपुर के लिए निकल गया था, लेकिन उसका दिल अभी भी जैसलमेर में था। सलोनी को ऐसे छोड़कर जाना उसे अच्छा नहीं लगा और वो सलोनी को पोलैंड जाने वाला सच बता भी नहीं सकता था और झूठ भी नहीं बोलना चाहता था। इसलिए उसने सलोनी को बिना बताए जाना ही सही समझा। सलोनी को देखे बिना ये एक हफ्ता काटना भी मुश्किल होगा। सलोनी को तो पता भी नहीं कि मैं उनसे इतने दिन के लिए दूर जा रहा हूँ। काश ये हफ्ता पलक झपकते ही खत्म हो जाए, माहिर ने मन ही मन सोचा। माहिर को पहले जयपुर जाना था, उसके बाद जयपुर से दिल्ली फ्लाइट थी, वहां से फिर पोलैंड के लिए फ्लाइट थी। दिल्ली पहुंचकर वो वेटिंग एरिया में बैठ गया। फ्लाइट का टाइम होने के बाद उसने चेक इन किया और फिर प्लेन में जाकर अपनी सीट पर बैठ गया। प्लेन जैसे ही आसमान में पहुंचा, माहिर सलोनी के साथ बिताए दिन याद करने लगा। जैसे पहली बार सलोनी को गिरने से बचाया, उसके साथ प्रिंट आउट निकलवाने के बहाने वो लंबी वॉक, सलोनी का उसको अपने हाथों से खाना खिलाना, ये सब सोचते सोचते उसे कब नींद आई पता ही नहीं चला। अगले दिन सलोनी और निशा अपने रोज के रूटीन के मुताबिक स्कूल जाने के लिए तैयार हुए। तैयार होकर नीचे आए तो उन्हें फिर मैनेजर दिख गया। दोनों ने उससे मुंह फेर लिया। अब तो तेरा आशिक भी गया मेरी जान, कौन बचाएगा तुझे, मैनेजर ने सलोनी की तरफ देखते हुए कहा, जो कि बाहर निकल रही थी। दोनों स्कूल पहुंचे। आज भी उन्हें प्रोजेक्टर के पार्ट्स सीखने थे तो उसमें बिजी हो गए। लगभग 11:30 बजे फ्री होने के बाद दोनों निकल ही रहे थे तो ऑफिस में बैठी रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें रोक लिया। विनायक सर ने आप दोनों को उनके रूम में बुलाया है, रिसेप्शनिस्ट ने कहा। दोनों विनायक जी के रूम की तरफ चली गईं। सर आपने बुलाया, दोनों ने अंदर आते हुए कहा। यस यंग लेडीज कम हैव अ सीट, विनायक जी ने कहा। दोनों उनके सामने लगी चेयर्स पर बैठ गईं। आप अपने घर को छोड़कर हमारे यहाँ आई हैं और इतने दिन से होटल में रह रही हैं, जाहिर है आपको आपके घर की याद आ रही होगी, स्पेशली घर के खाने की। तो आज हमारी वाइफ का फोन आया था और उन्होंने आपको कल हमारे घर डिनर पर बुलाया है और रात 8 बजे आपके होटल पर हमारा ड्राइवर आप दोनों को लेने पहुँच जाएगा। विनायक जी ने दोनों की तरफ देखते हुए बोला। सर इन सब की क्या जरूरत थी, निशा ने कहा। जरूरत थी, आप दोनों हमारी बच्चियों और एनजीओ के लिए इतना कर रही हैं, हम इतना तो कर ही सकते हैं, विनायक जी ने कहा। जवाब में दोनों हल्का मुस्कुरा दी। उनको हाँ करने के बाद दोनों वहां से निकल गईं। सर कितने अच्छे हैं, देखा तू फालतू ही पैसे वाले लोगों को गलत समझती है, निशा ने सलोनी से वहां से निकलते हुए कहा। सर और उनकी वाइफ अच्छे हैं, बाकी उनका बेटा पता नहीं कैसा है, सलोनी ने मुंह बनाते हुए कहा। हद है, तू भूल गई, हितेन सर को उन्होंने ही निकलवाया था, वरना वो तुझे रोज अपनी गंदी नजर से ही खा जाता। एहसान फरामोश लड़की, निशा ने कहा। ठीक है ना, अब ज्यादा मत बोल, सलोनी नजरें चुराते हुए बोली। दोनों बीच रास्ते पर आ चुके थे कि तभी सलोनी बोली, यहाँ तक आए हैं, माहिर से भी मिलते हुए चले क्या, सलोनी ने सवालिया नजर से निशा को देखते हुए कहा। इसके दिल में माहिर के नाम के फुवारे तो फूटते हैं, लेकिन बताएगी नहीं, निशा ने मन ही मन सोचा। हाँ चल मिलाते हैं, निशा ने कहा। तू एक बार आयुष से फोन करके पूछ लेना कहाँ है, माहिर उसकी शॉप पर या घर पर, सलोनी ने निशा से रिक्वेस्ट की। क्यों, तेरे पास माहिर के नंबर नहीं है, तू ही पूछ लेना, निशा ने सलोनी के मजे लेते हुए कहा। नहीं है तभी तो तुझे बोल रही हूँ, सलोनी ने अपने दांत पीसते हुए कहा। ओहो मैडम, जिनसे इश्क करने लगी हैं उनके नंबर ही नहीं है, ये बात तो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में छपनी चाहिए, निशा ने हंसते हुए कहा। कोई इश्क नहीं है, तुझे नहीं चलना तो मत चल, सीधा होटल चलते हैं, सलोनी ने झूठा गुस्सा दिखाया और आगे चली गई। अरे मेरी जान सॉरी, अच्छा रुक फोन करती हूँ आयुष को, निशा ने अपना फोन निकालते हुए कहा। हेलो आयुष, माहिर कहाँ है, हम मिलने आ रहे थे उससे, निशा ने आयुष से फोन पर कहा। माहिर 1 हफ्ते के लिए शहर से बाहर गया है, तभी मिल पाओगी आप दोनों, आयुष ने दूसरी तरफ से कहा। माहिर 1 हफ्ते के लिए शहर से बाहर गया है,
निशा ने सलोनी को बताते हुए कहा। ऐसी हालत में भी उनको बाहर जाना जरूरी था, शांति से बैठ नहीं सकते थे। सलोनी ने गुस्से से कहा, हाय मेरी जान, गुस्सा मत कर, आ जाएगा 1 हफ्ते बाद, फिर मरपिट लेना, निशा ने कहा। सलोनी ने गुस्से से निशा की तरफ देखा। निशा को चुप रहना ही बेहतर लगा। दोनों होटल के लिए चल दी। उधर माहिर पोलैंड पहुंच चुका था। बेचारे को रह रहकर सलोनी की याद आ रही थी। सलोनी के फोन नंबर भी उसके पास नहीं थे, वरना वो फोन करके उससे बात ही कर लेता और उसके दिल को थोड़ी ठंडक पहुंच जाती। मीटिंग के लिए प्रेजेंट टेंशन बनाने में भी उसका दिल नहीं लग रहा था। वो बस यही सोचे जा रहा था कि यहाँ से जाने के बाद उसके पास 1 ही हफ्ता होगा सलोनी को उसके प्यार का एहसास दिलवाने के लिए। वैसे तो सलोनी को हल्का हल्का एहसास होने लगा था, पर अभी भी पूरी तरह से प्यार समझ नहीं पाई थी। अनमने मन से मीटिंग के लिए रेडी हुआ और निकल गया। उधर सलोनी को भी माहिर का ना होना बेचैन कर रहा था। इस फीलिंग को वो बहुत अच्छे से जानती थी, पर बार बार इग्नोर कर रही थी। अगले दिन दोनों स्कूल के लिए निकल गईं। आज उन्हें डिनर पर भी जाना था। दोनों वहां से फ्री होकर वापस होटल आ गए। आयुष से मिलने जा रही हूँ, तुझे भी चलना है क्या? निशा ने सलोनी से पूछा, जो कि बालकनी में खड़ी थी। नहीं तू जा, मैं आकर क्या करूँगी, सलोनी ने कहा। और वैसे भी मेरा बाला तो है नहीं, सलोनी बड़बड़ाई। तूने कुछ कहा? निशा ने हैरानी से कहा। नहीं नहीं, कुछ भी तो नहीं, सलोनी ने सकपकाते हुए कहा। निशा आयुष से मिलने के लिए रेडी होने लगी, तभी आयुष का कॉल आया। हाय जान, सॉरी, अभी मुझे एक अर्जेंट काम आ गया है, मुझे जाना पड़ेगा, अपन रात में मिलते हैं, आयुष ने फोन पर कहा। शाम में हम दोनों को विनायक सर के यहाँ डिनर पर जाना है, मैं नहीं आ सकूंगी, निशा ने अपनी मजबूरी बताई। लेकिन जब तक उधर से कॉल कट गया था, निशा और सलोनी खाना खाकर थोड़ी देर सोने चली गईं। शाम में दोनों तैयार होने लगी। निशा और सलोनी दोनों ने ही सूट पहना था और दोनों ही प्यारी लग रही थीं। लगभग 8 बजे उनको लेने नीचे कार आ गई। दोनों कार में बैठ गईं और कार स्पीड से आगे बढ़ गई। करीब 20 मिनट बाद गाड़ी एक आलीशान बंगले के अंदर आई। बाहर की तरफ बड़ा सा गार्डन एरिया था, जिसमें एक झूला लगा था। बंगला पूरा सफेद कलर का था, एकदम फिल्मों में जैसे बनाते हैं। ड्राइवर ने उन्हें अंदर जाने का रास्ता बताया। विनायक जी और उनकी वाइफ सुलोचना जी बंगले के एंट्रेंस गेट पर ही खड़े थे। दोनों ने उनका वेलकम किया। विनायक जी की वाइफ भी बहुत प्यारी थी। सलोनी और निशा को देखकर बहुत खुश हुई। चारों जने अंदर आए। अंदर आकर देखा तो हॉल में पेंट का काम चल रहा था। विनायक जी ने सबको हॉल में पड़े सोफे पर बैठने को कहा। आप लोगों को थोड़ी परेशानी होगी क्योंकि अभी पेंट का काम चल रहा है, विनायक जी ने कहा। अरे कोई बात नहीं सर, आप इतना मत सोचिए, निशा ने कहा। आप दोनों बहुत प्यारी लग रही हो और हमारी एनजीओ की बच्चियों के लिए आप यहाँ तक आई हैं ताकि उन्हें आप एक नई तकनीक सिखा सकें। वाकई काबिले तारीफ है, सुलोचना जी ने कहा। ये तो हमारा फर्ज है मैम, सलोनी ने कहा। हम रामू से बोलकर खाना लगवाते हैं, विनायक जी ने वहां से उठते हुए कहा। हम दोनों आपकी मदद कर दें, सलोनी ने कहा। नहीं बेटा, आप हमारे मेहमान हैं, आप लोग बैठिए, हम अभी आते हैं, जब तक आप घर देखिए, सुलोचना जी ने कहा और वहां से उठ गईं। विनायक जी को एक कॉल आया था और वो उन दोनों को थोड़ी देर में आने का बोलकर चले गए। निशा को भी घर से कॉल आया तो वो बाहर चली गई कॉल अटेंड करने। सलोनी बैठे बैठे बोर होने लगी तो वो हॉल में चक्कर लगाने लगी। तभी उसकी नजर वहां लगी तस्वीरों पर गई और वो एकदम चौंक गई। जैसे ही सलोनी उन तस्वीरों की तरफ बढ़ी कि तभी वहां एक बड़ा सा पर्दा आ गिरा और वो एकदम चौंक गई। सॉरी मैडम, इधर पेंट का काम चल रहा है, आप उधर चली जाइए वरना आप पर कलर के छींटे आ जाएंगे, वहां पर एक पेंटर ने आकर सलोनी से कहा। सलोनी वापस आकर सोफे पर बैठ गई थी। निशा भी आ चुकी थी। इतने बड़े लोग हैं फिर भी कितने अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं ना, निशा ने कहा। हाँ सही है, बहुत अच्छे लोग हैं, सलोनी ने भी अपनी सहमति जताई। थोड़ी ही देर बाद सुलोचना जी भी उनके पास आ गई थी। खाना लगा दिया है बेटा जी, आप दोनों जब कहेंगी खाना परोस देंगे, सुलोचना जी ने बड़े प्यार से दोनों से कहा। जी मैम, वैसे आपसे एक बात पूछूं, निशा ने कहा। एक नहीं 2 पूछिए, पर एक शर्त पर, आप हमें मैम नहीं सुलोचना जी ही कहकर बोलिए ताकि हमें ऐसा न लगे कि मैं बूढ़ी हो रही हूँ, सुलोचना जी ने मुस्कुराकर कहा और हंस दी। निशा और सलोनी एक दूसरे की तरफ देखने लगी। उन दोनों को थोड़ा अटपटा लगा क्योंकि उन्होंने कभी ऐसे अपनी उम्र से बड़े को नाम से नहीं बुलाया था, पर यहाँ मजबूरी थी, क्या करते, तो उनको ये शर्त माननी पड़ी।
सुलोचना जी, आपके बेटे अर्जुन जी यहाँ दिखाई नहीं दे रहे। काफी नाम सुना है हमने उनका, निशा ने कहा और सलोनी की तरफ देखने लगी। सलोनी ने उसको आंखें दिखाई, लेकिन निशा पर उसका कोई असर नहीं हुआ। वो हमारा बेटा अर्जुन कुछ काम से पोलैंड गया है, सुलोचना जी ने जवाब दिया। ओह, तभी मैं सोचूं कि आप दोनों ही कैसे घर में। निशा ने वापस सुलोचना जी से कहा, हमारी बेटी के जाने के बाद अर्जुन ही सब कुछ है हम दोनों के लिए। ये दिन भर अपने स्कूल, होटल और हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री संभालने में बिजी रहते हैं और अर्जुन कभी कभी इनकी मीटिंग्स संभाल लेता है, जो कि आउट ऑफ इंडिया होती हैं, क्योंकि इनसे अब इतना ट्रेवल नहीं होता ना। अर्जुन को इंडस्ट्री का काम ज्यादा पसंद नहीं आता, इसलिए वो या तो घर में रुकेगा वरना अपने दोस्त के पास। वो कभी मुझे अकेलापन महसूस नहीं करवाता, इसलिए जब घर में नहीं होता तो बहुत सूनापन लगता है। सुलोचना जी ने मायूस होते हुए कहा, तो फिर अर्जुन जी करते क्या हैं? निशा ने हैरानी से पूछा। इतना बड़ा एम्पायर है हमारा, पूरे भारत में हमारा टेक्सटाइल बिजनेस फैला है, लेकिन हमारे साहबजादे को पता नहीं क्यों बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है। लैंस कॉलेज लंदन से अभी अपनी एमबीए की पढ़ाई और इंटर्नशिप पूरी करके आया है, कहता है अपना बिजनेस स्टार्ट करेगा। सुलोचना जी ने कहा, वाओ, डेट ग्रेट मैम। ओ सॉरी, आई एम सॉरी, आई मीन सुलोचना जी, आजकल जहाँ बच्चे अपने पापा के पैसों पर ऐश करते हैं, वही अर्जुन जी के ख्याल कितने अलग हैं। निशा ने अपनी बात रखते हुए कहा, सही कहा बेटा, हमारा बेटा है ही ऐसा। उसे अपने पैसों का बिल्कुल घमंड नहीं है। कभी अपने पापा का नाम इस्तेमाल नहीं किया होगा उसने, हमेशा अपने दम पर किया है। एमबीए भी उसने स्कॉलरशिप पर किया है। सुलोचना जी ने बड़े गर्व से कहा। ये बात सुनकर निशा ने सलोनी की तरफ देखा। सलोनी ने अपनी नजरें नीचे कर ली। उसे अंदर ही अंदर एहसास हो रहा था कि वो कितना गलत थी। आप लोगों की बातें खत्म नहीं हुई अभी तक, विनायक जी ने उनके पास आते हुए कहा। बातें तो आप कर रहे थे और सुना हम लोगों को रहे हो, सुलोचना जी ने थोड़ा मुंह बनाते हुए कहा। अरे हमारी धर्म पत्नी जी, हमें माफ कर दे, अब से पूरा वक्त आपका, विनायक जी ने बड़े प्यार से सुलोचना जी की तरफ देखते हुए कहा। सुलोचना जी शर्मा दी, शर्म से उनके गाल एकदम लाल हो गए थे। हम इनको अर्जुन के बारे में बता रहे थे, सुलोचना जी ने विनायक जी से कहा। क्या बताया आपने इनको कि कैसे इतना सब होने के बाद भी वो अपने पापा का बिजनेस नहीं संभाल रहा? पता नहीं ये लड़का क्या चाहता है, विनायक जी ने थोड़ा गुस्सा होते हुए कहा। आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? आपका दिल रखने के लिए वो आपकी मीटिंग से अटेंड तो कर रहा है ना, सुलोचना जी ने कहा। ऐसी मीटिंग अटेंड करने से क्या मतलब, जब उसको ये एम्पायर संभालना ही नहीं है, विनायक जी ने कहा। माफ करिएगा सर, मैं बीच में बोल रही हूँ, लेकिन आपको तो खुश होना चाहिए कि इतना सब होने के बाद भी अर्जुन जी में घमंड नहीं है। वो चाहे तो आपके पैसों पर ऐश कर सकते हैं, लेकिन नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं कर रहे, बल्कि अपने पैरों पर खुद खड़े होना चाहते हैं, सलोनी ने कहा। सब सलोनी की बात से एकदम हैरान थे, सबसे ज्यादा तो निशा। उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जो सलोनी कुछ टाइम पहले अर्जुन की बुराई कर रही थी, वही सलोनी आज उसकी तरफदारी कर रही है। विनायक जी कुछ नहीं बोले। सुलोचना जी सिचुएशन की नजाकत को भांपते हुए बोली, चलिए बहुत देर हो गई बात करते हुए, अब खाना खाते हैं। सब उठकर डाइनिंग टेबल पर आ गए। खाने में बहुत सारी चीजें बनाई हुई थी। सुलोचना जी ने बहुत मनोहार करके दोनों को खाना खिलाया। निशा और सलोनी को बहुत दिन बाद आज घर का खाना खाने को मिला था। दोनों ने भर पेट खाना खाया। खाना खाने के बाद दोनों निकलने को हुई। आप दोनों को हमारा ड्राइवर छोड़ आएगा, इतनी रात में अकेले जाना सेफ नहीं, विनायक जी ने कहा और ऊपर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गए। रुकिए विनायक सर, सलोनी ने पीछे से आवाज लगाई। विनायक जी रुक गए और वापस सलोनी की बात सुनने के लिए पलटे। अगर आपको मेरी बातों का बुरा लगा हो तो माफ करिएगा सर, लेकिन मेरे पापा ने सिखाया है कि इंसान के पास कितना भी पैसा क्यों ना हो, उसे अपने पैरों पर खुद ही खड़ा होना चाहिए। अगर आपके दिल को किसी भी तरह की चोट पहुंची हो तो आई एम सॉरी, सलोनी ने बड़े अदब से कहा। विनायक जी जवाब में खाली मुस्कुरा दिए। अंदर ही अंदर विनायक जी सलोनी की बातों से काफी इम्प्रेस हुए।
दोनों को गुड नाइट बोलकर ऊपर चले गए। सुलोचना जी ने उनको फिर आने को बोला और वो दोनों वहां से निकल गईं। होटल आकर दोनों ने कपड़े चेंज किए और बिस्तर पर पड़ गईं। वैसे तो तुझे आज हुआ क्या था? अर्जुन की बड़ी बुराई करती थी और आज उसी की तरफदारी कर रही थी, निशा ने सलोनी से पूछा। सलोनी जानती थी निशा ये प्रश्न जरूर पूछेगी। हाँ, मानती हूँ मैं गलत थी, मुझे ऐसे उनके बारे में गलत राय नहीं बनानी चाहिए थी, सलोनी ने सवालिया नजर से निशा को देखते हुए कहा। चल अच्छा है तुझे अपनी गलती का एहसास तो हुआ कि कभी किसी को बिना देखे गलत राय नहीं बनानी चाहिए, निशा ने सलोनी को समझाते हुए कहा। वैसे महर ठीक है, आयुष से फोन पर बात हुई थी तो उसने बताया, निशा ने सलोनी की तरफ देखते हुए कहा। हाँ तो अच्छी बात है ना, तू ऐसे देखकर क्यों बोल रही है? सलोनी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। मुझे लगा क्या पता तू अंदर ही अंदर महर के बारे में जानने के लिए तड़प रही हो, निशा ने सलोनी को आंख मारते हुए कहा। सलोनी ने निशा की तरफ तकिया फेंक दिया, पर अंदर ही अंदर उसे निशा का ऐसा चिढ़ाना अच्छा लग रहा था। दोनों सोने चली गईं। एक हफ्ता सलोनी और महर दोनों के लिए ही मुश्किल से निकला। सलोनी के दिल में महर के लिए प्यार जाग चुका था। निशा की बात को समझकर वो महर को एक मौका देना चाहती थी। महर के न होने से उसे जो बेचैनी महसूस होती थी वो समझ चुकी थी कि वो प्यार है। सलोनी बस महर की जल्द से जल्द आने का इंतजार कर रही थी। उधर महर भी बस जल्दी से सलोनी के पास पहुंचना चाहता था। वो परेशान था कि एक हफ्ते में सलोनी को प्यार का एहसास कैसे करवाएगा, लेकिन महर इस बात से बिल्कुल अनजान था कि जिस प्यार के लिए वो तड़प रहा था वो उसे जल्द ही मिलने वाला था। कल सुबह महर आ रहा है, अभी आयुष का मैसेज आया था तो बता रहा था, निशा ने सलोनी से कहा। सलोनी का मन किया कि वो खुशी से उछल पड़े, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि निशा को उसकी फीलिंग्स के बारे में पता पड़े। वो सबसे पहले माहिर से अपनी फीलिंग्स का इजहार करना चाहती थी। माहिर ने उस दिन गुस्से में ही सही अपने प्यार का इजहार कर लिया था, लेकिन अब सलोनी चाहती थी कि वो खुद माहिर से अपने दिल की बात कहे। ये सोचकर सलोनी मन ही मन मुस्कुरा रही थी। सलोनी अपने में खोई थी। तभी सलोनी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया ना पाकर निशा बोली, क्या बे कहाँ खो गई और ऐसे क्यों मुस्कुरा रही है? निशा ने सलोनी के सामने चुटकी बजाते हुए कहा। सलोनी को होश आया। हाँ तो अच्छी बात है, अब सो जा, बहुत देर हो गई है, सलोनी ने कहा और लेट गई। निशा को सलोनी का ये बिहेवियर अजीब लगा, लेकिन उसने इग्नोर किया और सो गई। लेकिन हमारी सलोनी को नींद कहाँ आने वाली थी? वो तो माहिर के आने की खबर से फूले नहीं समा रही थी। वो मन ही मन सोच रही थी कि निशा को सुबह क्या बहाना बनाए स्कूल न जाने का और वो माहिर से मिल सके। अगली सुबह सलोनी ने निशा को सर दर्द का बहाना बनाकर स्कूल जाने से मना कर दिया। निशा ने उसे दवाई लेने के लिए बोला और खुद चली गई। निशा के जाने के बाद सलोनी नहाने चली गई। आज उसने पीले रंग का सलवार सूट पहना था, कान में बड़े बड़े झुमके। आज सलोनी बहुत ही सुंदर लग रही थी। सलोनी तैयार होकर रूम से निकली कि उसे याद आया कि माहिर का नंबर तो उसके पास तो है नहीं। अब वो कैसे पता करे कि माहिर कहाँ है? फिर उसने सोचा कि माहिर रूम पर ही होगा या तो चूड़ियों की शॉप पर। पहले उसने माहिर के रूम पर जाने की सोची। वो होटल से माहिर के रूम पर जाने के लिए निकल गई। माहिर का रूम होटल से ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए वो पैदल ही चल दी। उस रास्ते पर ज्यादा चहल पहल भी नहीं थी। सलोनी खुशी से चली जा रही थी और मन ही मन सोच रही थी कि वो माहिर को जब बताएगी कि वो उससे कितना प्यार करती है तो माहिर कितना खुश होगा। ये सब सलोनी सोच रही थी कि पीछे से एक मारुति वैन आई और सलोनी के पास रुकी। सलोनी कुछ समझ पाती उससे पहले ही वैन का दरवाजा खुला और उसे 2-3 लोगों ने अंदर खींच लिया। सलोनी ने पूरा जोर लगाकर चिल्लाना चाहा, पर उन्होंने पहले ही उसके मुंह में रुमाल और सर पर काला कपड़ा पहना दिया। मारुति वैन तेज स्पीड से आगे बढ़ गई और उसमें बैठी सलोनी छटपटाए जा रही थी। माहिर आयुष की शॉप पर बैठा हुआ था। दोनों हर चीज से अनजान बातें करने में लगे थे। यार हमें ना अब डर लग रहा है, सलोनी मानेगी कि नहीं, कभी उसको हमारे प्यार का एहसास होगा कि नहीं, माहिर ने मायूस होते हुए कहा। माहिर का ये चेहरा देखकर आयुष को हंसी आ गई। उसने माहिर की टांग खींचने का सोचा। हाँ यार, अब तो मुझे भी लगता है कि तेरा ये अनकहा प्यार कहीं अनकहा ही ना रह जाए। आयुष भी थोड़ा दुखी होते हुए बोला, पर मन ही मन उसको बहुत हंसी आ रही थी माहिर को परेशान करने में। साले कमीने, तुझे हमें और सांत्वना देनी चाहिए, तू और मायूस कर रहा है।
माहिर ने कहा और वहाँ पास पड़े चूड़ियों के डब्बे को उठाया और आयुष पर फेंकने के लिए उठा लिया। अबे अर्जुन, संभाल कर, महंगी हैं चूड़ियां, तू पैसे वाले बाप की औलाद है, मैं नहीं, आयुष ने कहा और माहिर के हाथ से चूड़ियों का डब्बा ले लिया। तुझे कितनी बार कहा है, अपने बीच पैसों की बात मत लाया कर, वैसे भी वो हमारे बाप के पैसे हैं, मेरे नहीं। माहिर ने थोड़ा गुस्सा करते हुए कहा, अरे मेरी जान, माफ कर दे, मुंह से गलती से निकल गया। आयुष ने माहिर को पुचकारते हुए कहा, दूर हट, अपनी गर्लफ्रेंड से चिपट, हमसे नहीं। और कितनी बार कहा है तुझे कि हमें अर्जुन कहकर मत बुला। जब तक सलोनी को हम खुद सच्चाई नहीं बता देते तब तक हम नहीं चाहते कि गलती से भी सलोनी को ये पता चले। माहिर की आवाज में चिंता साफ झलक रही थी। तू टेंशन मत ले, गलती से मेरे मुंह से अर्जुन निकल गया, आज के बाद नहीं निकलेगा। और तू ज्यादा मत सोच, सलोनी मिल जाएगी तुझे। आयुष ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, हाँ यार, बस अब 1 हफ्ता और है, फिर तो वह चली जाएगी उदयपुर वापस। माहिर ने कहा, 1 हफ्ते में उसे एहसास हो जाएगा सलोनी को। डोंट वरी दोस्त, आयुष ने उसे सांत्वना दिया। माहिर अनजान था जिस प्यार को पाने के लिए वो बात कर रहा है, वो प्यार इस समय मुसीबत में था। सलोनी की हालत अभी एक मछली जैसी थी जिसको मछुआरे ने पानी से बाहर निकाल दिया हो। सलोनी छटपटा रही थी उनके चुंगल से निकलने के लिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था। 2 लोगों ने उसके हाथ पकड़ रखे थे और उसके मुंह में भी कपड़ा ठूस दिया था जिससे उसके मुंह से आवाज नहीं निकल पा रही थी। सलोनी की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। उसको समझ नहीं आ रहा था कि कौन थे ये लोग और वो उसके साथ क्या करना चाहते थे। करीब 1 घंटे बाद मारुति बहन एक सुनसान बंद पड़ी मिल में रुकी। सलोनी को उन्होंने बाहर निकाला। उसकी रूह तक कांप रही थी किसी अनहोनी के डर से, लेकिन उसकी सोच से एकदम अलग हुआ। वो लोग उसे एक बंद कमरे में बंद करके चले गए। कुछ देर बाद एक आदमी आया। उसने उसके मुंह से काला कपड़ा हटाया और मुंह में फंसा कपड़ा भी निकाल दिया। सलोनी ने देखा कि उस आदमी ने अपना आधा मुंह कपड़े से ढक रखा था। यहाँ से भागने की और दरवाजा खोलने की कोशिश मत करना, कोई फायदा नहीं होगा, उस आदमी ने कहा और बाहर से कमरा बंद करके चला गया। सलोनी ने अपनी आंखें खोली और उसने देखा कि कमरे में ज्यादा उजाला नहीं था। पूरा कमरा पैक था, एक भी खिड़की नहीं थी, बस एक बल्ब जल रहा था जिससे उजाला था। एक कोने में टेबल पर पीने का पानी और खाने की चीजें रखी थी। पास ही में बैठने के लिए चेयर पड़ी थी। सलोनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अगर वो लोग उसके साथ कुछ गलत करना चाहते थे तो अब तक कर चुके होते, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उनका इरादा सलोनी समझ नहीं पा रही थी। उसने एक भी बार दरवाजा खोलने की कोशिश या चिल्लाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो जानती थी कितना भी चिल्ला ले कोई उसकी आवाज नहीं सुनेगा। इसलिए वो वहां बैठकर चुपचाप आंसू बहाने लगी। मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि जल्द से जल्द वहां से वो उसको निकालें। यार, अब तो 11:30 बज रहे हैं, निशा को कॉल करना वो सलोनी शॉप पर आ जाए। इतने दिन से सलोनी से नहीं मिले हम, माहिर ने आयुष से रिक्वेस्ट करते हुए कहा। तभी आयुष ने उसका फोन निकाला और निशा को कॉल करा। हेलो निशा, आप और सलोनी शॉप पर आ जाओ ना, इतने दिन से अपन सब नहीं मिले, आ जाओ, फिर कहीं घूमने का प्रोग्राम बनाते हैं। आयुष ने निशा से कहा, अभी मैं होटल जा रही हूँ स्कूल से फ्री होकर। सलोनी आज स्कूल नहीं आई थी, उसे सर दर्द था, तो मैं होटल जाकर आपको बताती हूँ कि वो क्या कहती है। निशा ने फोन पर कहा, ठीक है, आप मुझे कॉल कर देना, आयुष ने कहा और फोन रख दिया। क्या कहा उसने? माहिर ने फोन रखते ही आयुष से पूछा। सलोनी को सर दर्द था तो वो आज स्कूल नहीं गई, निशा उससे पूछकर बताएगी, आयुष ने कहा। अरे तो चलना, होटल पर ही मिलकर आते हैं, उसकी ज्यादा तबीयत खराब हुई तो। माहिर ने वहां से उठते हुए कहा, अच्छा चल, वैसे भी तू मानेगा तो है नहीं, 2 मिनट तक रुक जा, दुकान बढ़ाने दे, आज कोई वर्कर काम पर भी नहीं आया, आयुष ने कहा और दोनों बाहर निकल गए। आयुष ने दुकान बढ़ाई। माहिर और आयुष होटल के लिए निकल गए। थोड़ी ही देर में वो होटल पहुंच गए थे। दोनों ऊपर गए। अरे निशा, आप क्या ढूंढ रही हो इधर उधर कॉरिडोर में? आयुष ने निशा की तरफ आते हुए कहा। आयुष, सलोनी नहीं मिल रही है, अपने कमरे में भी नहीं है, मैं कब से ढूंढ रही हूँ, उसका फोन भी नहीं लग रहा है, निशा ने लगभग रोते हुए कहा। ऐसे कैसे नहीं मिल रही है, यहीं कहीं होगी, एक बार हम देखते हैं, माहिर ने निशा से कहा।
तीनों जने उसे ढूंढने लगे पर वो कहीं नहीं मिली। आखिरकार वो रिसेप्शन पर आए। माहिर ने रिसेप्शन पर बैठी लड़की से आज के दिन की सीसीटीवी फुटेज मांगी। माहिर, आयुष, निशा तीनों कंट्रोल रूम में चले गए जहां उन्होंने आज की फुटेज देखी। उन सबको सलोनी होटल से लगभग 10 बजे होटल से बाहर जाती दिखी। हो सकता है वो बाहर गई हो और उसका फोन ऑफ हो गया हो। आयुष ने कहा, नहीं सलोनी कभी ऐसा नहीं करती है, वो कम से कम मुझे इन्फॉर्म जरूर करती। निशा ने कहा, यहाँ टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है, चलो चलकर ढूंढते हैं। माहिर ने निशा और आयुष से कहा। तीनों जने बाहर आ गए थे। माहिर वापस अंदर रिसेप्शन पर गया। संध्या, उस रिसेप्शनिस्ट का नाम। सलोनी ने आपको कुछ बताया था क्या कि वो कहाँ जा रही है? माहिर ने पूछा। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं बताया सर। कुछ हुआ है क्या? संध्या ने पूछा। नहीं, अगर सलोनी आती है तो हमें कॉल करना, हमारा नंबर तो है ही आपके पास, माहिर ने कहा और वहां से निकल गया। आपकी सलोनी आपको कभी नहीं मिलने वाली अर्जुन सर, संध्या ने कहा और एक गंदी हंसी उसके चेहरे पर आ गई। माहिर, निशा और आयुष तीनों कार में बैठने लगे कि तभी वहां शंभू, वो प्रिंट आउट निकलवाने की दुकान वाला लड़का, भागता हुआ आया। अर्जुन भैया रुकिए, शंभू ने हाँफते हुए कहा। निशा एकदम चौंक गई कि वो माहिर को अर्जुन क्यों कह रहा है। उसने आयुष की तरफ देखा। आयुष ने उसे चुप रहने का इशारा किया। माहिर ने शंभू को बोलने के लिए कहा, अर्जुन भैया आप उस दिन दुकान पर वो दीदी के साथ आए थे ना, उनको आज कुछ लोग जबरदस्ती गाड़ी में बिठाकर ले जा रहे थे। उस गाड़ी के नंबर भी नहीं थे, वरना मैं नोट कर लेता। वो मारुति वैन थी। उन्होंने दीदी को जबरदस्ती खींचा और उनके मुंह पर कपड़ा डाल दिया। मैं कुछ दूर तक तो वैन के पीछे गया था पर आगे न जा पाया। मैं आपको कब से ढूंढ रहा था, आप नहीं मिले। आयुष भैया की दुकान भी बंद थी, शंभू ने कहा। शंभू की बात सुनते ही सबके पैरों तले से जमीन खिसक गई। निशा रोने लग गई और माहिर तो वहीं जमीन पर बैठ गया। आयुष ने उन दोनों को संभाला और गाड़ी में बिठाया। शंभू को भी साथ लेकर पुलिस स्टेशन की तरफ मोड़ दी। आगे की कहानी अगले भाग में। तो दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।